भाई सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज की क्लास में हम राजस्थान भूगोल की ब्रह्मास्त्र क्लास देखेंगे। इस क्लास में आपको वो सवाल मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उम्मीद करूं कि तैयारी बढ़िया होगी। कोशिश ये करना कि तुम भी के सारे सवाल तुम सही करो, ज्यादा गलत करो मत। सवालों को आराम से बढ़िया पढ़ना। लगभग यानी कि तुम 150 सवाल देखने को मिलेंगे। बढ़िया पढ़ना, उन सवालों को बढ़िया तरीके से हल करना, तुम्हारे अंदर एक अलग ही नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। सारे के सारे तैयार हो? फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आओ आओ, आ गया भी, बिल्कुल आ गया क्या। हाँ, परीक्षा का समय है, समय पर आ जाओ। थोड़ी सी माफी चाहूंगा, आज की है कि एक क्लास और होगी थी पहली। अभी आपको पता है कि सेकंड ग्रेड का एक पेपर हुआ ही था अपने ग्रुप ए वाला। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था। बाद में क्वेश्चन भी देखने में समय लगता है भी, क्वेश्चन सही है कि नहीं है, गलत। कभी कभी टाइपिस्ट भी गलत कर देते हैं, सारे क्वेश्चन पे नजर भी नहीं जाती है। तो थोड़ी सी माफी चाहूंगा मैं, जो आपको 10 मिनट खराब करियो है मैं खातर। ओके। तो चलो फिर अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान भूगोल की ब्रह्मास्त्र क्लास जो राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इन क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि तुम्हारा बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो शुरुआत में हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संभाग और जिलों का संयुग्म कौन सा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, इनमें से आपको संयुग्म देखना है। अजमेर में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। वर्तमान में अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं। अजमेर है, ब्यावर है, टोंक है, नागौर है, डिडवाना कुचामन है, भीलवाड़ा है। मतलब सारे के सारे जिले अजमेर संभाग में आते हैं। तो पहला कथन ही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सर ये अपने किसके अंदर आते हैं? दोनों के दोनों जयपुर संभाग में आते हैं। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां कोटा संभाग के अंदर। ये जो आपका देर का सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर किस में आता है? भरतपुर संभाग में आता है। उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, ये जो आपके पाली और सिरोही जिले हैं ये जोधपुर संभाग में आते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पहला ही उगम एकदम सही है। आगे चले, ठीक है। करौली जिले का गठन कब हुआ था? बताओ भाई, करौली जिले का गठन कब हुआ? सबको याद है? राजस्थान के 41 जिलों का गठन है। 32वां जिला था करौली। 33वां था प्रतापगढ़, जो 26 जनवरी 2008 को बना था। प्रतापगढ़ के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। राजस्थान का जिला 33वां था, प्रतापगढ़ है वो कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बना था। ये अपने करौली जिले का गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 को। बहुत बढ़िया भाई, सबने राइट आंसर दिया है। आगे चलते हैं फिर, ज्यादा समय हम व्यर्थ करेंगे नहीं, फटाफट चीजों का रिवीजन करेंगे। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील है वो जिले के नाम से नहीं है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो आराम से कर ही दोगे तुम। राजसमंद जिला मुख्यालय का जो नाम है ना वो राजनगर नाम से है। और राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसका नाम ही राजसमंद झील के नाम पर पड़ा हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? अगर विश्व में बात करें तब तो राजस्थान आता उत्तर पूर्व दिशा में। जब हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तब राजस्थान आता दक्षिण पश्चिम दिशा में। और जब हम भारत की बात करते हैं, वो आपसे पूछ रखा है, तो भारत की जब बात करते हैं तो 4 नंबर गलत है। कौन बता रहा है भाई? भारत की जब बात करते हैं तो भारत में राजस्थान आता है उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। आपको तीनों ध्यान रखना है। विश्व में आता उत्तर पूर्व दिशा में, एशिया महाद्वीप में आता दक्षिण पश्चिम दिशा में, और भारत में आता उत्तर पश्चिम दिशा में। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान आकार में कैसा है? नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। राजस्थान की आकृति कैसी है? हम इसको पतंगाकार भी बोलते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी बोलते हैं। राजस्थान की आकृति के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले बताया था ना, उस वैज्ञानिक का नाम था टी.एच. हेडली। ठीक है, इसने सबसे पहले राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था कि ये जो आपका राजस्थान है ये पतंगाकार है। एक प्रकार से पतंग, ये देख लो सी, पतंग उड़ा लो आराम से। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % रखता है? क्षेत्रफल पता है राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना % रखता है, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है।
क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान है। 1 नवंबर 2000 को जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद में राजस्थान देश का पहला स्थान रखता है 1 नंबर में क्षेत्रफल में। राजस्थान के बाद में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, फिर है महाराष्ट्र का, फिर है उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रख लोगे ध्यान में। क्षेत्रफल के मामले में कम से कम 3-4 बड़े राज्य आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बाद में एमपी है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो 10.41% इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? इसका विस्तार पूछ रखा है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड में पेपर हुआ था ना, उसमें ये पूछा था कि इन दोनों का अंतर कितना है। अभी तुम मेरे को यह आंकड़ा बताओ, उसके बाद में अंतर तुम खुद ही निकाल लोगे। अपने ब्रह्मास्त्र में दे भी रखा है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ तो उसमें पूछा था कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में तो अंतर दे रखा था ना, इन दोनों को घटा के फिर पूछा था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हाँ सर 826 और 869 किलोमीटर है, और जब हम इसको घटाते हैं तब अपना आता है अंतर 43 किलोमीटर का। ये अपने फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल था आपकी बार। ठीक है, ये पहले से अपनी किताब में नॉर्मल सा सवाल था, वैसे घटा के देख सकते हो। 869 में से 826 घटाओगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आएगा भाई। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है भाई? टोटल बाउंड्री कितनी है? ये तो सबको पता है, 1070 तो होगी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और अंतरराज्यीय बता दो और इनको जोड़ दो टोटल को, या फिर आप ये देखोगे कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतरराष्ट्रीय है 1070 जो हम पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, और अंतरराज्यीय हम 5 राज्यों के साथ में भी सीमा बनाते हैं, उसकी जो सीमा है वो है 4850, और जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5920 किलोमीटर में राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके सर। रेडिकलिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है? शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, बढ़िया तरीके से सैनिक वैनिक खड़े करके तुम्हारे समझाया भी था, तो ये तो तुम्हें करना ही है। रेडिकलिफ सीमा का राजस्थान में विस्तार कितना? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकलिफ सीमा रेखा कहते हैं। अभी मैंने बताया कि इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। तो ये स्टार्ट कहां से होती है और समाप्त कहां पर होती है जाकर, ये तुम्हें बताना है। हाँ बताओ जल्दी से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होती है और बाखासरे बाड़मेर के ऊपर जाकर ये समाप्त हो जाती है। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? ये तुम्हें बताने हैं। राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के ऊपर हैं। जैसे मैं सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो गंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद में फलोदी है जो सबसे कम सीमा लगाता है। सरकार की तरफ से कोई प्रमाणिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप राजस्थान भूगोल हरिमोहन सक्सेना की किताब देखोगे तो वहां पर आपको एक मैप मिलेगा जिसमें फलोदी को पाकिस्तान के साथ में स्पर्श कर रखा है। फलोदी के जस्ट नीचे जैसलमेर है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में, और उसके बाद में आपका बाड़मेर जिला आता है। ओके, तो यानी कि किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर कभी उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम पूछ लेते हैं, या आपको जिलों का क्रम ध्यान होना चाहिए। कहां सर? गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। कभी उत्तर से दक्षिण पूछ लेते हैं और कभी दक्षिण से उत्तर पूछ लेते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात के साथ में मिलती है? चलो फटाफट बताओ। गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। हाँ, रीट मेंस का कोर्स निकाल दो, बहुत डिमांड आई, समय नहीं मिला। सही बताऊं तो राजस्थान जी के पढ़ लो, अभी इतना समय नहीं मिलता है। किताब आपको मिल जाएंगे, आसपास के बुक स्टोर पर मिल जाएंगी, स्टिकर लगा हुआ किताब के मिल ही जाएगा, या फिर आप अपनी पढ़ी पब्लिकेशन वेबसाइट वहां से मंगा सकते हो। राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात के साथ में मिलती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। बांसवाड़ा से शुरू हो जाओ। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है। इसमें सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लगती है और सबसे कम सीमा बाड़मेर की लगती है। बाड़मेर केवल 14 किलोमीटर सीमा बनाता है गुजरात के साथ में। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा?
सर सिरोही है, ठीक है, डूंगरपुर है, ठीक है, बांसवाड़ा है, ठीक है, प्रतापगढ़ नहीं है सर। प्रतापगढ़ तो एमपी के साथ में सीमा बनाता है। इसमें 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने एकदम बढ़िया आंसर दिया, 1 2 4। आगे चलते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, जल्दी से आंसर दो भाई। कर्क रेखा सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर के तो चीखली गांव से गुजरती है, और बांसवाड़ा के एकदम कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ओके भाई, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य लंबवत कहां पर चमकता? लंबवत का मतलब एकदम 90 डिग्री के कोण के ऊपर। 21 जून को आपको सबको पता है कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, और उस दिन सूर्य की किरणें एकदम सीधी कहां पर पड़ेंगी? बांसवाड़ा में पड़ेंगी। लंबवत पूछे तो बांसवाड़ा में पड़ते हैं, और तुमसे पूछ ले कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहां पर है, तो तिरछापन है गंगानगर जिले के अंदर। ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में यहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। यहां पर आपका सर दक्षिणी भाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, तो मतलब बांसवाड़ा में बिल्कुल लंबवत चमकता है। यहां पर तो सीधी किरणें जाएंगी, और ये आपकी तिरछी तिरछी जाएंगे भी। तिरछी तिरछी देखते हैं ना, कि वो मैंने तिरछो तिरछो देखो, तो बस यही बात है। गंगानगर में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी जाती हैं। लंबवत पूछ रहा है तो बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये तो पता होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है? बताओ फटाफट, अक्षांशीय विस्तार कितना है? देशांतरीय मैं बता देता हूं, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आपका राजस्थान स्थित है। ये लो, देशांतरी विस्तार मैंने बता दिया, अक्षांशीय विस्तार तुम बता दो। राइट आंसर क्या करूं, फटाफट बताओ। सवाल हल्के लगेंगे क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से बनाए हैं। ओके, मैं तो हाई भी बना दूंगा, फिर डर की बात जो आते और तो की कोनी है। जैसा तुम्हारा एग्जाम आएगा 4th ग्रेड का है, सबसे नीचे है, तो उसके बाद में इसी प्रकार के तुम्हें सवाल देखने को मिलेंगे। लगभग तो वो सवाल है जो पशु परिचय जेल प्रेरी में पूछे गए हैं, नहीं बताऊं तो वो लगभग आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और फिर कुछ यानी के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो देखो तुम्हें आने ही चाहिए, क्या इनको गलत मत करना। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है राजस्थान। ठीक है, ये भी देखना, यहां पर भी कंफ्यूज हो जाओगे। एक दक्षिण है, उत्तर दक्षिण, ऐसे कंफ्यूज करेगा। सवाल बड़े आसान लगते हैं। इसमें कोई 1 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। अभी देखो इसमें भी 3 बता रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, बस ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। इसमें कोई 4 भी बता रहा है। अब ये देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम जीके स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं, लेकिन इसी प्रकार से तुम्हें घुमा देगा। किसी को ये नहीं पता कि उत्तर है कि दक्षिण है, बस ऐसे ही अपन कंफ्यूज होते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में आपका राजस्थान है वो स्थित है। और पूर्वी देशांतर में हमारा राजस्थान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों जगह पूर्वी पूर्वी नाम है, दोनों जगह उत्तर उत्तर नाम है। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या क्या है? जैसे ही मैं कहूं भारतीय राज्यों की संख्या क्या, तुम्हें फटाफट ध्यान आना चाहिए कि हाँ सर कौन कौन से राज्य लगते हैं और कितनी कितनी सीमा बनाते हैं। सबसे ऊपर पंजाब लगता है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में हरियाणा लगता है, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा के जस्ट नीचे यूपी है, उसके बाद में एमपी है, उसके बाद में गुजरात है। गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, एमपी 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। मैं सही सवाल इजी सालू, लेकिन तुम्हारे पूरा एकदम माइंड में घूम जाना चाहिए। सर 5 राज्य सीमा बनाते हैं और कितने कितने किलोमीटर सीमा बनाते हैं वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है? ये आपका सवाल था पशु परिचर का। अगर आप देखना चाहते हो ना लेवल क्या रहेगा, ये लो पशु परिचर 2024 का सवाल था, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसमें तुम्हें राइट आंसर करना, घुमा के इसी प्रकार से पूछेगा, कोई अलग सवाल नहीं आएंगे। लेकिन जब तक तुम चीजों को मजबूत नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे ना, तो तुम आराम से सवालों को हल नहीं कर पाओगे। अब इतना
देखो, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र, इसमें क्या किया उसने, भौगोलिक क्षेत्र भी ले दिया और सीमा वाला भी क्वेश्चन ऐड कर दिया। दो टॉपिक से उसने एक क्वेश्चन बना दिया। ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा गया। बस है, अगर बेस मजबूत है, कहा हाँ सर कभी भौगोलिक सीमा मध्य प्रदेश, सर ये हमारा राजस्थान है, और सर यहाँ पर आपका एमपी है। कौन सी सीमा सर, दक्षिण पूर्वी पठारी यानी कि सर हाड़ौती का क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। इसमें केवल कोटा, बारां और झालावाड़ ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारे घुमा के पूछ लेगा, और इसमें कुछ अलग नहीं पूछने वाला है। राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, ये फिर सवाल पशु परिचर का है। इसी प्रकार के सवाल घुमा घुमा के पूछे गए थे कि ये आपका राजस्थान का भौतिक क्षेत्र, एक में तो पूछ लिया कि एमपी के साथ में सीमा बनाता है, एक में पूछ लिया कि पाकिस्तान के साथ में कौन सा सीमा बनाता है। तो ये पता होना चाहिए सर, अरावली यहाँ के जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी यहाँ पर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश यहाँ पर है, और आपका ये पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। मैं कहता हूँ क्वेश्चन कैसा ही हो, क्वेश्चन को देखते सारी की सारी चीजें एक साथ में क्लियर हो जानी चाहिए। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलो फिर आगे, राजस्थान का लगभग कितने % भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान का कितना भौतिक प्रदेश आता है। इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, और इसमें 61.11% भाग है वो मरुस्थल में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये मरुस्थल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में निवास करती है। लगभग यानी का पूरे राजस्थान का 2/3 भाग है ना, वो अकेला मरुस्थल के अंदर है। ठीक है, तो 61% इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर जनसंख्या पूछ ले कि इस मरुस्थल में कितने % जनसंख्या रहती है, तब 40% जनसंख्या रहती है इसमें, 61.11% भाग के ऊपर है ये। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। रेत के टीले जिनको हम क्या कहते हैं, धोरे भी कहते हैं। और जो गतिशील धोरे होते हैं, अगर आप कभी जैसलमेर की तरफ जाओगे तो उन गतिशील धोरों को क्या कहते हैं, धरियन के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो भी आगे, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं जाकर। पलाया झीलें कहां पर देखने को मिलेंगी, क्या ये पलाया झीलें आपको अरावली में देखने को मिलती हैं, मरुस्थल में मिलेंगे, हाड़ौती के पठार में मिलेंगे, या पूर्वी मैदान में मिलेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलो फटाफट बताओ, पलाया झीलें जो खारे पानी की झीलें हैं, ये हमने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा है। पलाया झीलों को मरुस्थल के अंदर जब यानी का पानी भर जाता है तो उस पानी के अंदर क्या होता है, जो मरुस्थल की मिट्टी होती है, जो लवणीय होती है, उसके कण धीरे धीरे पानी में आकर मिल जाते हैं, और उस पानी का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, और वहां पर जो झीलें बनती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, पलाया झीलें कहते हैं। ये थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। जो खारे पानी की नमकीन झीलें बनते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं पलाया झीलें, जो मरुस्थल में मिलेंगे भी, क्योंकि मरुस्थल की मिट्टी खारी मिल सकती है आपको। क्या राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, कोई बता सकता है इनमें से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। मुझे पता है इसमें भी तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे, और बताओ। ये हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी तुम गलत कर दोगे, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। बताओ, बताओ जल्दी से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, थली। हमारी ब्रह्मास्त्र किताब में आपको इस प्रकार से एक डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें यहां पर नाम देखने को मिलेगा आपको थली, और यहां पर एक नाम देखने को मिलेगा तली। इसमें बताया गया कि थली क्या होती है और तली क्या होती है। थली भी पूछा गया है। ये जो बीकानेर, गंगानगर, ये चूरू वाला भाग है ना, जो लूणी नदी के उत्तर दिशा में आता है, इसे हम थली के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे वाला भाग है, इसको हम तली कहते हैं, तल के अंदर है, कि एकदम नीचे वाले भाग में। तो थली यानी कि कोई एक बालू का स्तूप नहीं है। बरखान, ये जो अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप होते हैं, जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, और मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप भी बरखानी होते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में विकसित होते हैं ये। और सीप क्या है, सीप तो वैसे समझ जाओगे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के समांतर विकसित होता है। ठीक है, और सफर का बीज किसी झाड़ी के नीचे बनने वाला बालू का स्तूप।
ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आपको एक साथ में ध्यान होने चाहिए। अगर सर ये रे, बस फटाफट ऑप्शन भी अपने को फटाफट एकदम ध्यान रखना है कि इसमें आंसर ये होगा ये होगा, तो बस यही व्याख्या हो जाएगी। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं, बताओ फटाफट। तारा बालू का स्तूप है, फोटो आप देखोगे ना, तारे की आकृति में कभी इधर दिशा कभी उधर दिशा कभी इधर दिशा कभी उधर दिशा, इस प्रकार से तारे की आकृति बनती है। तो हवा के अनुसार अपनी दिशा को बार बार में चेंज करता है, वही कौन सा बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है। तो ये राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं, फटाफट बताओ जल्दी से। लगभग 150 क्वेश्चन है, आराम से फटाफट रिपीट कर देंगे, ज्यादा तुम्हारा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोई मैं 10-12 घंटे नहीं लगाऊंगा, 1.5-2 घंटे में हम पूरी क्लास को आराम से कर देंगे, अभी तो स्टार्ट हुई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया तैयारी कर ली भी तुमने तो। मोहनगढ़ क्षेत्र है, सूरतगढ़ क्षेत्र है, पोखरण है, यहाँ पर ये तारा बालू का स्तूप वो पाए जाते हैं, अच्छी तैयारी है। चलो, लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज बताओ। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है, 80 किलोमीटर लंबी है, पृथ्वी के अंदर एक मीठे पानी की जलधारा है, वही क्या है, लाठी सीरीज है। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी थी। भूगर्भिक जल पट्टी है, मतलब जमीन के नीचे एक पानी की पट्टी पाई गई है, और इस पट्टी में सेवण है, धामण है, करड़ है, बड़ी स्वादिष्ट घास मिलती है जो पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क है वो स्थित है, पता नहीं, भगवान जाने इस सवाल को कितनी बार पूछा गया है, और मैं कहता हूं तुम्हारी रिपीट हो ही जाएगा, किसी न किसी शिफ्ट में तो ये पक्का ही रिपीट होगा, देख लेना। क्या 18 करोड़ साल पहले की यहां पर जीवाश्म पाई गई हैं, लकड़ी के अवशेष मिले हैं, यही क्या है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क है। कहते हैं कि दुनिया में अगर लकड़ी के अवशेष मिले ना तो सबसे प्राचीन इसी पार्क में मिले हैं, इसी उद्यान में मिले हैं। आपको ये जैसलमेर में देखने को मिल जाएगा, अगर कभी घूमने जाओगे तो 5-10 रुपए की टिकट लेंगे और देख के आ जाना, लकड़ी के वो अवशेष रखे हुए हैं, वही है अक्कलवुड फॉसिल पार्क, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। यहाँ पर आपको मछली का भी अवशेष देखने को मिलेगा। गोडवाड़ प्रदेश को इस नाम से भी जाना जाता है, बताओ फटाफट। ये जो गोडवाड़ प्रदेश है ये पाली है, बिलाड़ा है, जालोर है, यहां पर ये फैला हुआ है। लूणी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, वही लूणी बेसिन कह दो, लूणी ज्वाई बेसिन कह दो, इसको आप गोडवाड़ प्रदेश बोल दो, ठीक है। ओके सर। कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आपके राजस्थान के बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश में नहीं आता है, चलो फटाफट बताओ। हाँ, करो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी बताओ इनके आंसर। गोडवाड़ प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश में आता। आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें, ये जो आपको 56 का मैदान दिखेगा ना, इसको हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, बताओ मुझे फटाफट, तुम ये बताओ कि 56 का मैदान कौन से भौतिक प्रदेश में आएगा, तब तो मैं मानूंगा वास्तव में तुमने तैयारी की है क्या, कौन से प्रदेश में आता ये बताओ आप। हालांकि है तो वही का, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। ये अपने बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव नदी नालों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। लेकिन ये कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, कोई बता सकता है इसका राइट आंसर, कौन से भौतिक, अरे भाई 4 ही तो भौतिक प्रदेश है अपने, तो यो तीसरो भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है, ये 56 का मैदान है, ठीक है। हाँ, पूर्वी मैदान इसका राइट आंसर होगा। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सी दिशा है, अरावली की चौड़ाई किधर बढ़ती है। सबको पता है कि अरावली पर्वतमाला का उद्गम होता है अरब सागर के लक्षद्वीप में मिनिकोय द्वीप से, इसलिए हम क्या कहते हैं, अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। इसके अंदर अरावली की चौड़ाई किधर बढ़ती है, अगर जब भी पूछ लेगा चौड़ाई किधर बढ़ेगी तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती है। अगर आप कभी अरावली देखोगे, हालांकि भूगोल ब्रह्मास्त्र में देखोगे तो भी आपको इस प्रकार से अरावली देखने को मिलेगी, है ना। ये अपने यहाँ पर रायसीना की पहाड़ियां है दिल्ली के अंदर, और इधर ये दिशा होगी उत्तर, ये होगी पूर्व, ये होगी दक्षिण, और ये होगी पश्चिम। उत्तर पूर्व से आप दक्षिण पश्चिम की तरफ आ जाओ, इधर आपको अरावली की जो चौड़ाई है वो बढ़ती हुई मिलेगी। तो क्या करूं मैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसमें एक नंबर राइट आंसर कर दूं, ठीक है भाई, एक नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, वास्तव में अगर किसी ने जल विभाजक का काम किया ना तो वो क्या, अरावली पर्वतमाला ने। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहते हैं।
क्योंकि ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग अलग करने का काम करती है। इस प्रकार से हमारी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, ये आपके अरावली पर्वतमाला, इधर जो नदियां हैं वो पानी इधर लेके चली जाएंगे, इधर वाली इधर आ जाएंगे। सच में इसने जल विभाजक का काम किया है, बारिश को रोकने का इसने काम किया है। तो अरावली की पहाड़ियां क्या है, राजस्थान में जल विभाजक है। राजस्थान में मालपुरा करौली के मैदान है वो किस नदी बेसिन का एक भाग है? फटाफट बताओ, मालपुरा करौली के नाम से किसे जाना जाता है? बनास बेसिन का जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, इसे हम मालपुरा करौली के नाम से जानते हैं। तो बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है। चलो भी आगे। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां तो बता ही दोगे। हमने दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ा था, जिसे हम क्या कहते हैं, हाड़ूती का पठार भी कहते हैं। इसमें आपको दक्कनलाव पठार देखने को मिलेगा, और दक्कनलाव के पठार में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिलों में फैला हुआ है। ये पूछ रहा है कि ये मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? हाँ बताओ भाई। शेखावाटी में नहीं है, अरावली में नहीं है, माई बेसिन के अंदर नहीं है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा में सर्वाधिक फैली हुई हैं, उसके बाद में झालावाड़ में है। ये कोटा झालावाड़ में जो अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहते हैं। हाड़ूती पठार में फैली हुई है, और ये मुकुंदरा की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है। ये अपना राजस्थान है, और यहाँ पर आपका विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। ये मुकुंदरा की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला की क्या है, विस्तार है। 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? एकदम प्यारा क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। औसत ऊंचाई 500 मीटर है, और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये भी आपको ध्यान रखना का हाड़ौती के पठार में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। औसत ऊंचाई इनकी कितनी है? 500 मीटर है। ठीक है, चले आगे। तो दक्षिण पूर्वी पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्रत या महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? इसका आंसर तुम्हें बताना पड़ेगा, इसका मुझे भी नहीं आता। इतना थोड़ा सा बता सकता हूँ कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत के बीच में है, ये दोनों का मिलन होता है। इतना बता दिया, अब तो कर ही दोगे। तो अरावली के किधर है ये व्रत सीमा भ्रंश, वो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में फैली? अरावली के पूर्व के अंदर है ये। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ यहां पर फैली हुई है। तो भरत सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, अब तो अब देखो इसमें भी कंफ्यूज हो गए, उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी करने लगे ना, गलत है। हाँ, चले आगे। दक्षिण पूर्वी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी नहीं है भाई, उत्तर और पूर्वी तुम तो इस दिशा में बता रहे हो, यहां पर थोड़ी है, यहां पर है महान सीमा भ्रंश। ठीक है, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल होता है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली में फैला हुआ ही है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्कात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? उत्कात भूमि, उत्कात भूमि तो जानते हो, कभी चंबल नदी देखी है? चंबल नदी के आसपास में ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जो धरती पाई जाती है, वही क्या है, उत्कात स्थलाकृति है। उसको हम क्या कहते हैं, डांग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको वास्तव में डांग भूमि देखने तो करौली में जाइए, क्योंकि करौली को तो डांग की रानी कहते हैं। तो वही उत्कात स्थलाकृति भूमि है, चंबल नदी के कारण होती है ये उबड़ खाबड़ भूमि, क्योंकि चंबल नदी का इतना तेज प्रवाह होता है, इस प्रकार से भूमि को क्या कर देती है, उबड़ खाबड़े कर देती है। तो 2 नंबर इसमें राइट आंसर होगा। सुमेलित करो भाई, ये तो तुम्हें सुमेलित करना बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे तुम्हारे लिए छोड़ देने चाहिए थे, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा हौसला भी बढ़ेगा। समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, बुक कौन सी आ रही है? मैथ की आ रही है, मैथ ब्रह्मास्त्र आ रही है, आपको जल्दी देखने को मिलेगी, 2-3 टॉपिक और बचे हैं। ठीक है, आपके लिए जल्दी मैथ ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे हैं, किस उसी के ऊपर लगे हुए हैं। हाँ, ओके, बहुत अच्छी अच्छी किताबें निकालेंगे, एकदम शानदार से निकालेंगे, और उसी में से क्वेश्चन दे देंगे आपको। हाँ बताओ फटाफट, कर दो इनको तो। सुमिलित क्या बताया, राइट आंसर बताओ, 2 नंबर बता रहे हो।
हाँ, मेवाड़ वाला क्षेत्र है वो गिरवा में आ जाएगा भी। उदयपुर के अंदर 2 पहाड़ियां, उनको क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। ए में 3 आएगा, ए में 3 तो सर इसमें भी है, इसमें भी है। थोड़ा ऑप्शन को भी डिलीट करना सीखा करो तुम। कभी कभी क्या है, जैसे आज भी आरपीएस से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था वो, तो ऑप्शन को थोड़ा डिलीट करना सीखा करो। क्वेश्चन को देख के भागा मत करो। ऑप्शन डिलीट मार दिया मतलब इसमें तो होगा ही नहीं, 2 ऑप्शन एक साथ ही डिलीट हो गए क्या, अच्छी बात है। हाड़ौती के पठार में अभी हमने पढ़ा है मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है, कोटा झालावाड़ में। बी में 1 नंबर हो गया, तो यानी इसमें 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर राइट आंसर हो गया। बस इतना करते अपना उत्तर आ जाएगा। शेखावाटी पठार में अंतःप्रवेश क्षेत्र पाया जाता है, और घग्गर के मैदान में नाली। ठीक है, घग्गर नदी जहां से बहती है उसके प्रवाह को हम नाली के नाम से जानते हैं। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली की सबसे ऊंची आपको 4-5 चोटियां तो याद करनी है। मैंने तो यहाँ पर इजी लिख दिया, लेकिन तुम्हारे एक एक चोटी याद होनी चाहिए कि सर सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर है। उसके बाद में शेर 1597 मीटर। उसके बाद में दिलवाड़ा सिरोही में है 1442। उसके बाद में जरगा उदयपुर में 1431 मीटर है। जैसे मैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तुम्हारे 4-5 अगर फटाफट चोटियां ध्यान में आ जाती हैं तब तो भाई साहब तैयारी है, बाकी तो फिर ये तो नॉर्मल है क्वेश्चन तो। चलो फिर आगे चलते हैं। सुमिलित कर दोगे, मुझे बताओ ये सूची फर्स्ट और सेकंड को आपस में सुमिलित कर दोगे क्या? एक तरफ उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली की चोटियां दे रखी हैं, और ये आपको राइट आंसर करना है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ शिखर, जो कितनी है, 1055 मीटर है। रघुनाथगढ़ तो दी नहीं है यहाँ पर, तो भानगढ़ है अलवर के अंदर। भानगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की ऊंची चोटी है टाडगढ़ गोरमजी, जो ब्यावर में 933 मीटर। उसके बाद में तारागढ़ है अजमेर वाली 870 मीटर है। तो ये तो मध्य अरावली की होगी, और बच्ची आपकी एक दक्षिणी अरावली वाली ऋषिकेश चोटी। दक्षिणी अरावली की भी थोड़ी सी ध्यान रखना। दक्षिण अरावली सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, उसके बाद में दिलवाड़ा, उसके बाद में जरगा। ठीक है, और ये सारी की सारी अपने को ध्यान रखनी है। कम से कम 4-5 चोटियां तो आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। इनको सुमिलित कर लोगे। ए में 3 क्या बता रहे हो तुम, कह रहे हो वो ये राइट आंसर कर देता हूं। बी बता रहे हो तो लो भाई, तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। अब देखा जाएगा, बाद में कमेंट आएंगी तो। अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। करो फटाफट, एग्जीक्यूशन दे रहे, एग्जीक्यूशन दे रहा, करो आनंद सुमिलित है। अब कहीं यहाँ तो यू चक्कर कौन पड़ेगा, आरोही किए और अवरोही किए हुए, यही चक्कर हो जाएगा। अरे आरोही ये कई बार अपन ध्यान दे चुके हैं। देखो आरोही, आरोही का मतलब ही क्या होता है, कम से ज्यादा की तरफ होता है आरोही का मतलब। ठीक है, क्योंकि आरोही में कम अक्षर हैं, तो मतलब आपको कम से लेकर ज्यादा की तरफ जाना है। इसमें जल्दी से मुझे सुमिलित करके बता दो, इसमें राइट आंसर क्या होगा? अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, चोटियां तो 4 ही दे रखी हैं आपकी। इसमें सबसे जो कम ऊंचाई है वो है रघुनाथगढ़ की। कितनी है सर? 1055 मीटर है। उसके बाद में दे रखी है आपकी कुंभलगढ़ राजसमंद वाली, जिसकी है 1224 मीटर। ये लो तुम्हारा उत्तर 2 नंबर वैसे ही सेट बैठ गया। अचलगढ़ अभी तो बताई थी, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है 1380 है, और जरगा उदयपुर में 1431 है। ठीक है, तो ये 1380 हो जाएगी और ये 1431 हो जाएगी। ये अपने आप सुमिलित हो गया 2 नंबर है, क्योंकि किधर जाना था, आरोही क्रम में जाना था। आरोही का मतलब देखो कम से ज्यादा की तरफ बढ़ रही हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आरोही का मतलब होता है कम से ज्यादा की तरफ जाना। और यहां पर अगर तुम्हें दे देता अवरोही, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। अवरोही, अवरोही का मतलब होता है ज्यादा से कम की तरफ है। ठीक है, ओके सर। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लगाओ। यहां पर यह भी कह सकता कि ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लगाओ। यहां पर यह भी कह सकता था कि आरोही क्रम में लगाओ। अगर कहता कि ऊंचाई के घटते क्रम में लगाओ, तब आ जाता अवरोही। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 चोटियां दे रखी हैं, इनको आपको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जचाना है। इसके लिए आपको प्रत्येक चोटी की ऊंचाई ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप इसका राइट आंसर कर सकते हो। तो मुझे जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो तुम फटाफट भाई। रुका बीकानेर से राम राम, राम राम भी राम राम। अब की बार चपड़ासी, बार चपड़ासी ही नहीं रहना है, आगे और भी बढ़ना है। ठीक है, यहीं तक नहीं रहना है, तुम्हें आगे और बढ़ना है। तुम भाई नौकरी वोकरी लग जाओ। ठीक है, कमेंट वमेंटों के ऊपर ध्यान मत दिया करो। तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सरकारी नौकरी लगना। कि तुम कहीं से पढ़ो लेकिन बस नौकरी लगो। ओके, ये चीजें अभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जब तुम लगोगे तब इन चीजों को फेस करोगे।
नौकरी लागू होगा फिर देखिए लोग फिर आना भी कौन टिकण देगा, तो नॉर्मल सी बातें हैं, चलते रहने दो। हाँ, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। तारागढ़ अजमेर में है 870 मीटर, कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में 1224, अचलगढ़ सिरोही में 1380, और गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही में 1722, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये इसमें हो जाएगा, तारागढ़ सबसे कम है, कुंभलगढ़ अचलगढ़ गुरु शिखर, देखो गुरु शिखर यहां पर लगातार दे रखा है उसने, है ना। इसमें 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको भी सुमेलित कर दो फटाफट, ये तो बहुत ही जी क्वेश्चन पूछ रखा, भगवान करे तुम्हारे इसी प्रकार से एकदम आसान क्वेश्चन आ जाए, माँ सरस्वती करे तुम्हारे आसान क्वेश्चन दे दे भाई। आसान दे देगी तो मेरिट ज्यादा जाएगी भाई, नॉर्मल सी बात है। और ब्रह्मास्त्र ने तो मेरिट बढ़ाने का काम ही किया है। 60-60 पेज में सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर क्या ही करोगे। लेकिन इनको रिवीजन करो तुम, रिवीजन जब तक नहीं करोगे, ये नहीं 5 बार पढ़ लिया और 10 बार पढ़ लिया, कम से कम उन किताबों को 50 बार पढ़ो, तब आएगा मजा। रिवीजन करोगे ना तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं उत्तर तुम निकाल ही लाओगे, क्या काटा बाडी करके क्या। सबको पता है सरगुनाथगढ़ सीकर में है, ए में 2 आएगा, ए में 2 आते, ये लो पहला ही आंसर हो गया, बस आगे जाना ही नहीं है। एक पता है तो ही, शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो गया। इनको भी सम्मिलित कर दो। अब की बार ऊंचाई पूछे रघुनाथगढ़ की, तो ऊंचाई है 1055 मीटर। ए में 4 आ रहा है कहीं पर सर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 को मारो डिलीट। शेर सिरोही में है, अभी हमने देखा था 1597 मीटर वाली, ठीक है। तो सर ये 3 पे चला जाएगा, 3 कहीं पर है नहीं है सर, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डोरा पर्वत है वो जालोर में 869 मीटर, और फिर आपका गोगुंदा उदयपुर में है 840 मीटर, ये लो, ठीक है। सारी चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए। नाग पहाड़ है वो राजस्थान के किस जिले में है, ये तो पता होना चाहिए। नाग पहाड़ है, लूणी नदी निकलती है मध्य अरावली की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 795 मीटर है। इसका तो तुम्हें करना ही करना। नाग पहाड़ कहां पर है, अजमेर में है। सिरोही जिले के अंदर जो तिरवा ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती हैं, इनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। सिरोही जिले की जो तिरवा ढाल वाली पहाड़ियां होती हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, भाकर। भाकर यानी कि सिरोही की तिरवा ढाल वाली पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं, भाकर के नाम से जानते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार है, ये तो देखो भाई साहब कई बार पूछा गया, इसका आंसर सच में मुझे भी नहीं पता, ये तो तुम ही बता सकते हो। इतना बता सकता हूं कि गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ ये राजसमंद के बीच में फैला हुआ है। ऊंचाई 1225 मीटर है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा तो उड़िया का पठार है सिरोही वाला 1360 मीटर, लेकिन दूसरा सबसे जो ऊंचा पठार है ना वो यही है। और इसके जो सबसे ऊंची चोटी है ना उसका नाम है जरगा। अब तुम मुझे इसका राइट आंसर बता दो। ये देखो कोई मालवा बता रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो ना। अरे बोराट का पठार, इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखनी है भाई, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। बरदर्रा, बर बरे बार कहां पर है बरदर्रा, बताओ। मध्य अरावली के कौन कौन से दर्रे हैं, दर्रे तो समझते हो ना, पहाड़ों के बीच में जो तंग रास्ता होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं, नाल कहते हैं, घाट कहते हैं। ये जो बर दर्रा है ये ब्यावर को बर से जोड़ने का काम करता है, ये मध्य अरावली का दर्रा है। दर्रे मैंने सारे के सारे लिखा रखे मध्य अरावली के। पखेरिया दर्रा ब्यावर में है, शिवपुरा घाट ब्यावर में है, सुर्रा घाट दर्रा ब्यावर में है, ये सारे के सारे मध्य अरावली के दर्रे हैं। गोरम घाट दर्रा राजसमंद में है, कामली घाट दर्रा राजसमंद में है, ये सब मध्य अरावली के दर्रे हैं। तो ये सीधा सा पूछा बर दर्रा कहां पर है, मध्य अरावली में है। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, बता दोगे। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर हमने राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांट रखा है। एंटीसोल है, एरिडिसोल है, एल्फिसोल है, इंसेप्टिसोल है, वर्टिसोल है। इसमें क्या पूछ रहा भाई साहब, इसमें वर्टिसोल मृदा पूछ रहा है, जो सबसे आसान मृदा है। ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो एग्जाम में मृदा पूछी जाती है ना, इसमें 2 मृदा है वो महत्वपूर्ण है। एक तो एंटीसोल जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और दूसरी है वर्टिसोल। सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं का पूछा जाता है। वर्टिसोल मृदा यही है जो काली मिट्टी वाली है, आर्द्र अत्याद्र क्षेत्रों में मिलती है, हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की तरफ है, काली मिट्टी उधर ही पाई जाती है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है, मैंने यही कहा था कि 2 मृदा ज्यादा पूछते हैं, तो एंटीसोल पूछते हैं या वर्टिसोल पूछते हैं। तो अभी मैंने बता दिया कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, और ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। एंटीसोल मृदा है ना, एंटीसोल मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मृदा है। ओके, तो इसमें 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, बता दोगे।
नॉर्मल सी बात है। हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र। ये जो मिट्टी है ये ज्वालामुखी के अपरदन से बनी है, ज्वालामुखी के टूटने से बनी है। अगर आप कभी कपास, चावल, गन्ना बोओगे ना तो उसके लिए मिट्टी बहुत बढ़िया है। अगर गिल्ली होगी तो खुद ही फूल जाएगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सवता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका मैं राइट आंसर कर रहा हूं, 2 नंबर कर दूं। बताओ फटाफट। अरे वाह बहुत बढ़िया। किसके ऊपर लॉक करें सर? 4 नंबर के ऊपर आप लॉक कर दीजिए। तो 4 नंबर इसमें एकदम राइट आंसर होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा जिसे हम लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं। भरतपुर से राम राम भी राम राम। हाँ चलो भाई, एग्जाम से पहले आ जाएगा, चिंता मत करो। एडमिट कार्ड पुलिस विभाग को वैसे बहुत ज्यादा चिंता है, उनको वैसे समय नहीं मिलता। हाँ बताओ चलो जल्दी से आंसर। लाल लोम मिट्टी लोहे तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए इस मिट्टी को जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ। लाल लोम मृदा, और ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? अभी मैंने बताया था, मिट्टी गिल्ली होने के ऊपर खुद ही फूल जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्वता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कहाँ गई अपनी काली मिट्टी? राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ और अधिक लवणता वाली होती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कम उपजाऊ होती है और उसमें ज्यादा लवण होते हैं। देखो क्वेश्चन देखो आप, और तो ऑप्शन तो चलो नॉर्मल बात है। ये जो आपकी रेतीली बालुई मिट्टी है ना, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये जो हमारा मरुस्थल है, इधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर? रेतीली बालुई मिट्टी पाई जाती है। उत्तर तो मरुस्थली मिट्टी एकदम राइट आंसर है। सर्वाधिक भूभाग में पाई जाती है, खुद मरुस्थली 62% भाग में फैला हुआ है, तो लगभग ये 2/3 भाग के ऊपर मिट्टी पाई जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मिट्टी है ये मोटे कण वाली होती है, और ये यानी कि नदी के पानी को जल्दी से सोख लेती है, उसमें यानी कि धारण क्षमता नहीं होती है, और इसमें लवणता ज्यादा मिलती है। अगर आप कभी मरुस्थल की मिट्टी को थोड़ा सा चख कर देखोगे ना तो ये आपको खारी खारी मिलेगी। लवणता का मतलब ही होता है लूण, लूण का मतलब नमक है, सीधी भाषा में यही है बस लवणता, यानी कि खारी हो है। आपस में सुमिलित कर दो चलो इसको। बहुत प्यारा सवाल है, आराम से तुम इसका राइट आंसर कर दोगे, मुझे पक्का पता है। तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई। एक तरफ मर्दा के प्रकार लिख रखे हैं, एक तरफ विशेषता लिख रही है, और इनको आपस में सम्मिलित करना है। कुछ क्वेश्चन तो देखो जो बढ़िया है उनको हल करने की कोशिश किया करो, नहीं होते तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो ऐसे सवालों को थोड़ा हल करने की। ठीक है। क्वेश्चन आसान ही आते हैं, जो क्वेश्चन आउट ऑफ बुक आएंगे वो हर किताब से आउट ऑफ बुक ही मिलेंगे, ये आप कन्फर्म मान के चलो। आउट ऑफ बुक का मतलब है कि न तो वो कोई पढ़ा रहा है, और हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ बुक दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन के पीछे आप नहीं भाग सकते। ये कोशिश मत करो कि मुझे 100% लाने हैं, लेकिन हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। अकेले राजस्थान जीके से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश सर डर लगता है, लेकिन क्या करें, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो हर चीज में घुसना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अध्यापक तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तुम हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, तुम इंग्लिश आती है, तुम यानी कि तैयारी कर रहे हो, तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो मेरे से। तो हर चीज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, और उन्हीं से हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, कंप्यूटर है, मैथ है, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा करके फिर जाके सिलेक्शन होगा। अब सोचो यार सर अकेलो में तो जीके सिलेक्शन ले लूंगा, जीके में मान लो 40 क्वेश्चन आऊंगा, 35 किताबों मिल जाएगा, 35 का 35 सही करके आ जाऊंगा, बाकी सही करिया को नहीं तो फिर मतलब क्या रहो नहीं बताओ। अकेले सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट से नहीं होगा। अब यानी कि हर जगह छोटा छोटा सब्जेक्ट दे दिया। पहले तो क्या नॉर्मली 3-4 सब्जेक्ट देता, उन्होंने पढ़ के लाग जाता। लाल पीली मिट्टी, ठीक है, ये पता है, किसी ने बताया इस क्वेश्चन को? ये तुम्हारे सवाल पशु परिचय में आया था पिछली बार। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी, लाल मिट्टी इसलिए क्योंकि उसमें लोहा तत्वों की अधिकता होती है। ये पिछली बार पशु परिचय में आया, उस वाला जाकर देख लेना चाहिए आराम से। मरुस्थलीय मिट्टी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो मरुस्थलीय मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए वो पानी को जल्दी सोख जाती है, मतलब उसमें जल को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। ये आप ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बात है। ये आरपीएस ने भी सवाल पूछा था कि ये जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है ना, इसमें जल धारण और शोषण क्षमता कम पाई जाती है।
तुम अब ये देखोगे कि सर मरुस्थल वाली मिट्टी है, जैसलमेर बाड़मेर वाली, वो पानी की एकदम मतलब भूखी है, प्यासी है, अगर उसमें आप पानी डालोगे तो बिल्कुल यानी कि पानी को समाप्त कर देगी। यही बात है, वह जल को धारण करके नहीं रखती है, मतलब उस मिट्टी में नमी नहीं होती है। आप उसमें जैसे ही पानी डालोगे पानी को समाप्त कर देगी, पानी पूरा का पूरा सोख जाएगी, समाप्त ही कर देगी एक प्रकार से, है ना। वो तो मतलब ये मरुस्थलीय मिट्टी है, इसमें जल धारण क्षमता नहीं होती, वो पानी को धारण करके नहीं रखती है। जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी में जल धारण क्षमता होती है, वह पानी को ग्रहण करके रखती है, उसमें नमी पाई जाती है। काली मृदा को हम क्या कहते हैं, चिका प्रधान मिट्टी भी कहते हैं। ओके, हाँ, और फिर आपकी बची जलोढ़ मृदा, जो आप रेतीली दोमट संरचना कर दो, इसको आप सुमेलित कर दो। क्या आंसर बता रहे हो सारे के सारे, एक नंबर बता रहे हो, कंफर्म कर दो एक नंबर। फिर ये मत कहना कि सर गलत करवा दिया यार, ए में 2 आ रहा है, ठीक है एक नंबर, बी में 3 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, सी में 4 आ रहा है, चलो एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, बीहड़ भूमि सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, बताओ। बीहड़ भूमि, तमल नदी के भाव क्षेत्र में कटाव के कारण गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिनमें डाकू बैठे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीहड़ भूमि कहते हैं। चंबल के डाकू आपने सुना होगा, मासूम शर्मा का गाना भी है, वो तो तुम सारे के सारे सुन ही लेते हो, तुम्हें बड़ा टाइम मिल जाता है चंबल के डाकू। तो बस वही आजकल गाने सुनकर सभी बदमाश हो रखे हैं, तो वही बीहड़ भूमि होती है। पहले चंबल के डाकू बड़े फेमस थे, आजकल तो नहीं है। जब हम आजाद नहीं हुए थे, एक तरफ खूब चलता था चंबल के डाकुओं का। तो बीहड़ भूमि वही थी, चंबल नदी के कारण इतने गहरे गहरे गड्ढे बन जाते थे और यहाँ पर डाकू बैठे रहते थे, डाकुओं की शरण स्थली थी ये बीहड़ भूमि सर्वाधिक हमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में देखने को मिलती है। तो चंबल नदी में सर्वाधिक हमें बीहड़ भूमि देखने को मिलती है। जिप्सी फेरस मृदा कहां पर पाई जाती है, जिप्सी फेरस मृदा कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जो हमने कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण किया था ना, उसी के अंदर ये जिप्सी फेरस मृदा कहां पर पाई जाती है, फटाफट बताओ। गंगानगर करूंगी, बीकानेर करूं, सर गंगानगर तो कैसे कर दोगे, ये देखो गंगानगर आ गया ना, मैं यही कह रहा था, बस ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, कईयों ने बता दिया गंगानगर। इनको बढ़िया तरीके से पढ़ो, जिप्सी फेरस मृदा कहां पर पाई जाती है, बीकानेर के अंदर पाई जाती है भाई। ओके, हाँ, बढ़िया तरीके से पढ़ो, गंगानगर पे से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, सारी की सारी नदियां तुम्हें पता है। अरब सागर में कौन सी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती हैं। मैंने 4 नदियां लिखा रखी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, या तो वो 4 याद कर लो, या फिर सारी की सारी बंगाल की खाड़ी वाली याद कर लो। अरब सागर में गिरती है, लूणी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है, मई है, 4 गिरती हैं। लूणी है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, लूणी गिरती है सर, बिल्कुल गिरती है। साबरमती है, साबरमती बिल्कुल गिरती है जाकर। पश्चिमी बनास है, पश्चिमी बनास ऑप्शन में नहीं है। माई है, माई है, मतलब ये चंबल नहीं है भाई, चंबल है वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी लेकर जाती है। तो 1 3 4 इसमें राइट आंसर होगा, जहां पर 1 3 4 है वो आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। अंतःप्रवाही नदी कौन सी, अंतःप्रवाह भी मैंने लिखा दिया। हाँ, अंतःप्रवाह मतलब जो अपना पानी किसी भी समुद्र में, किसी भी सागर में नहीं लेकर जाती है, पहले समाप्त हो जाती है। घग्गर, कांतड़ी, कांकणी, साबी, रूपारेल, मेंढा, लीक नदी, सारी की सारी क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो इसमें कांतड़ी है, कांकणी है, ये नदी क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदी है, अंतःप्रवाह नदी है। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, ये बताई दोगे 4 नदियां फटाफट, बहुत ही जी क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या ही चर्चा करें। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में कहां से होता है, कौन से गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी राजस्थान में 2 नदियां हैं, सबको पता है, एक तो जुआई की सहायक नदी है और एक बनास की सहायक नदी है। यहां पर जो चर्चा कर रहा है ना, ऑप्शन के हिसाब से वो चर्चा कर रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी बनास की। तो बनास की सहायक नदी है ना, उसकी यहां पर चर्चा की जा रही है। तो ये जो अपने खारी नदी है, इसका उद्गम होता है बिजराल गांव की पहाड़ियों से, और ये बनास की क्या है, सहायक नदी है। मर्त नदी की उपमा है वो किस नदी को दी गई है, मर्त नदी के नाम से किसे जाना जाता है, घग्गर नदी के उपनाम ध्यान है, प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले समय में सरस्वती नदी बहा करती थी। सरस्वती नदी कहते हैं, मर्त नदी कहते हैं, सोतर नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक कहते हैं इसी नदी को। हनुमानगढ़ में इस घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता, जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन में देखा था। ये नदी पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जानी जाती है।
तो घग्गर नदी के उपनाम है ये सारे के सारे। तो मृत नदी कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं, जैसे बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार से राजस्थान का शोक है वो घग्गर नदी को कहा जाता है, मृत नदी को कहा जाता है। बेचारी मर जावे, पानी होवे तो पाकिस्तान तक चली जावे, नहीं तो फिर राजस्थान में समाप्त हो जावे। राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम स्थान कहां से है, ये मैंने शुरुआत में बताया था। उद्गम कहां से होता है, नागपाड़ अजमेर से होता है। उद्गम स्थल से ये सागरमती कहलाती है, बाद में गोविंदगढ़ में सरस्वती धारा से मिलती है, तब इसका नाम जाकर लूणी नदी हो जाता है। ये नदी अजमेर से निकलती है, अजमेर के बाद में नागौर में बहती है, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर में बहती हुई सीधी की सीधी कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है ये नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई पूछ ले तो 495 किलोमीटर, राजस्थान में पूछ ले तो 330 किलोमीटर, और सर पश्चिमी राजस्थान की यह मुख्य नदी है। ऐसे सारी की सारी बातें एकदम फटाफट याद होनी चाहिए, तब आएगा कहां सर ब्रह्मास्त्र का हमने रिवीजन कर लिया। लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, बताओ फटाफट। लूणी नदी के प्रदूषण का, लूणी नदी प्रदूषित क्यों हो रही है भाई साहब, 2-3 बार तो पूछ लिया इस सवाल को। पाली बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग चल रहा है, कपड़ों की रंगाई छपाई का काम चलता है, और उसके कारण जो रंगाई छपाई का काम होता है तो पानी गंदा लूणी नदी में आकर मिल जाता है, और लूणी नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूणी नदी का पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, इसका उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरोरू पहाड़ी की मेहद झील से होता है, जिसकी कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। राजस्थान में बात करूं तो 171 किलोमीटर है। उसी नदी की बात कर रहा है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, उल्टे यू आकार में बहती है। हमने पढ़ा था कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहलाता है। अपन गांव नदी नालों का समूह है, 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में जाकर बहती है। तो ये वही नदी है, माही नदी, बड़ी प्यारी सी नदी है, जो अपना पानी अरब सागर में लेकर जाती है। कौन सी नदी सदा वाहिनी है जो 12 महीने बहती है, ये सवाल अभी आया था शायद, है ना। कौन सी नदी सदा वाहिनी है, ये सिंपल सा पूछा भी गया था, बताओ। इसे हम समरणवती भी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, नित्यवाही भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा यानी कि डेली बहती है ये नित्यवाही, 12 महीने बहती है, 12 मासी नदी भी कहते हैं इसको। इसका उद्गम होता है जन्नापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से आगे कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, मुरादगंज इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। कुल लंबाई अगर तुमको पूछ ले भी चंबल की कुल लंबाई तो कर देना 1051 किलोमीटर, और राजस्थान में पूछ ले तो कर देना 322 किलोमीटर। एकमात्र क्या है, 12 मासी नदी है, 12 महीने बहती है, सर्वाधिक पानी इसी नदी के अंदर होता है, सर्वाधिक जल की आपूर्ति हमें चंबल नदी से होती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और चंबल के बाद में बनास है सर्वाधिक जल वाली नदी। बनास नदी का उद्गम, ये लो बनास नदी का सवाल आ गया, बनास का उद्गम कहां से होता है, इसको वशिष्ठी भी कहते हैं, वर्णासा भी कहते हैं। इसका उद्गम होता है वेरों का मठ। वेरों का मठ कहां पर है सर, खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो इसके अलावा तुम ये वेरों का मठ नाम भी ध्यान रख सकते हो, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और ये किसने पूछा, ये आरपीएससी ने पूछा है भाई, कर्मचारी चयन बोर्ड तो मुश्किल ही पूछेगी ऐसे सवाल। एकदम खमनोर की पहाड़ियां अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, आरपीएससी खमनोर की पहाड़ियों के अंदर भी चली गई, यानी कि वेरों का मठ से इसका उद्गम होता है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। पूर्णतः का मतलब है कि राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में बहती है और कहीं नहीं बहती। चंबल, सर चंबल तो एमपी से आती है, राजस्थान की थोड़ी है, वो तो राजस्थान में बहती है, उसके बाद में यूपी में चली जाती है, फिर यमुना में जाकर मिल जाती है। लेकिन ये बनास नदी ऐसी है जो अकेले राजस्थान में बहती है, इसलिए इसकी लंबाई भी 512 किलोमीटर है। तो पूर्णतः बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में जाकर मिल जाती है, किसी को पता है। अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं, ताला नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। इस नदी का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियां, जो वर्तमान में कहां पर है, कोटपुतली बहरोड में है, और ये बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। हाँ बताओ जल्दी से। कोटपुतली बहरोड से ये जयपुर में जाएगी, उसके बाद में दौसा भरतपुर में बहेगी, और फतेहाबाद में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। हालांकि आजकल तो भरतपुर के मैदानों में जाकर समाप्त हो जाती है। इस प्यारी सी नदी का नाम है बाण गंगा नदी, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक और पुराण काल से संबंधित है, ये आपके पशु परिचय में आया हुआ सवाल है भाई।
अगर ये सवाल आया तो इसका आंसर तुम्हें देना भी 4th ग्रेड वालों। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं ज्यादातर सवाल इसलिए लेकर आया था ताकि तुम्हें भी, अभी तो पेपर हुआ था पशु परिचर का पिछले साल ही, तो तुम्हें पता तो चले सेम ही लेवल हो तुम्हारा, कोई अलग तो है नहीं। 4th ग्रेड की भर्ती ये थी, 4th ग्रेड की वो थी, तो ये तो बराबर ही है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए तो तुम्हें भी अंदाजा लग जाएगा। और भी ज्यादा अच्छे देखने चाहो तो जेल प्रेरी वाला देख लो, उसमें भी 10वीं लेवल ही था, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हम तो कई बार पढ़ चुके हैं। सरस्वती, ये देखो यहाँ पर ये पूछ लेगा वैदिक पुराणों में जिसका जिक्र है, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? एक वेद है सर, बस ऐसे घुमा के पूछेगा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है, वैदिक ग्रंथ है, पुराण महाभारत इन के अंदर इसका जिक्र मिलता है। तो वैदिक और पुराणों में किसका जिक्र मिलता है? कहाँ गई? सरस्वती नदी। ठीक है। और सरस्वती के स्थान पर वर्तमान में घग्गर नदी बहती है, इसलिए घग्गर नदी को हम प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। चलो भाई आगे। भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जैसे नाम पूछ ले तुमको कोई रात को 12 बजे उठाकर भीमलत जलप्रपात, तो तुम्हारे फटाफट आना चाहिए। सर ने बताया था मांगली नदी के ऊपर है, बूंदी में है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मांगली नदी के ऊपर बूंदी में है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात जानोगे सारा का सारा। अब तो सर ज्योग्राफी पढ़ ली तो सारा जलप्रपात तो जानो। मैं बड़ो फोटो दिखा दिखा के मैं भी, अब जो अपना भीमल जलप्रपात है बैंगी भी फोटो दिखाई, यो जो अपनो चूलिया जलप्रपात है एंगी भी फोटो दिखाई। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान को सबसे ऊंचो जलप्रपात है। मसीम तो माने वेरू को नहीं में पड़ता जी जलप्रपात क्या हुआ है। ये पहाड़ों ये ऊपरों पानी पड़े और फिर वो एक झरनों सो दिखा है, बजरना नहीं के कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो ये चोलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी के ऊपर। भाई सही बात है, कठों बेरो में चोरू की धरती के ऊपर जन्म लेड़ा, जन ने कभी जीवन में नदी कौन देखी, बस जलप्रपात कठों देखेगा। क्यों बताओ ते? जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन है वो राजस्थान में दूसरे स्थान के ऊपर है? थोड़ी देर पहले बताया था। अगर इस क्वेश्चन का तुम राइट आंसर कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा। नदियों के अंदर जो उपलब्ध स्थायी जल है, जो मैंने ज्योग्राफी के अंदर सबसे लास्ट में लिखा रखा है, अपनी नदियों के अंदर लास्ट में 2 पॉइंट लिखा रखे हैं मैंने, उसमें यह है कि नदियों में उपलब्ध स्थायी जल है किसमें सर्वाधिक। और ये क्या पूछ रहे हैं कि 2 नंबर पर कौन सा नदी आता है, कि भाई कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे स्थान के ऊपर है जल उपलब्धता के आधार पर? सर्वाधिक जल है चंबल नदी में। अगर राजस्थान को सबसे ज्यादा जल की आपूर्ति करती है तो वो चंबल नदी करती है। और उसके बाद में 2 नंबर पर जो जल है ना, वो 2 नंबर वाला पूछ रहा है, 2 नंबर पर है बनास में, 3 पर है माही में, 4 पर है लूनी में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बता दोगे? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, झीलें आ गई तुम्हारी। इसी प्रकार से टॉपिक फटाफट क्वेश्चन को कवर कर देंगे। हाँ चलो बताओ जल्दी से। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1685 से लेकर 91 के बीच में कराया था। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, मानव के द्वारा बनाई गई है, मीठे पानी की झील है। गोमती नदी से इसकी आपूर्ति होती है, गोमती नदी के ढेबर दर्रे से निकलती है, इसको ढेबर झील भी कहते हैं। 7 टापू बनेड़ा है, टापू में दिखाया क्यों है? सबसे बड़ा टापू था बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा टापू था प्यारी। वो तुमने रील तो देखी होगी इंस्टाग्राम के ऊपर, प्यारी समझ गई, हाँ वही सबसे छोटा टापू है। और यहाँ पर एक टापू भी है बाबा का मगरा टापू, जिसके ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट होटल भी चल रहा है, जिसकी फोटो भी है किताब में। सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई हैं, श्यामपुर और भाट नहरें। फटाफट जैसा मंजिल जो सलूम्बर के अंदर है। चलो आ जाओ आगे। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था? बताओ फटाफट। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए कराया गया था और वर्तमान में इस झील का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? वरुण सागर कर दिया गया। सरकार के द्वारा इस झील का नाम बदल दिया गया है और इसका वर्तमान नाम क्या? वरुण सागर है। 1891-92 में अकाल पड़ा था, लोगों ने कहा कि हमें तो रोजगार चाहिए, तो ठीक है, राजा महाराजा बोले ठीक है, कोई झील का निर्माण है वो करवा दो। तो इंजीनियर फाई के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ था। बांडी नदी के अंदर इसका पानी आता है, उस झील का नाम क्या है? अरे वाह, कई राजसमंद भी बता रहे हैं, गलत बात है। फाई सागर झील है जिसका निर्माण 1891-92 के अंदर हुआ था। महाराणा राज सिंह जी 1891-92 में नहीं थे भाई। ओके। फाई सागर झील जो कहां पर है? अजमेर के अंदर, जिसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका नाम क्या कर दिया गया है? वरुण सागर कर दिया गया है। ओके ठीक है भाई, चलो आगे।
कौन सी लवणीय झील नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो लवणीय नहीं है? लवणीय का मतलब ही होता है खारा। कई बार बता दिया, लवण मतलब समझना होता है, लूण कह दो यार, लूण और नमक, नमक मतलब खारो ही है। तो इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो खारी नहीं है? तीन तो झील खारी है, एक झील है वो मीठे पानी की झील है। करो भाई फटाफट इसका आंसर करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। का वो तो जैसलमेर में खारे पानी की झील है, कोलायत झील है ना, बीकानेर वाली मीठे पानी की झील है। ठीक है, 2 नंबर इसमें राइट आंसर होगा। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पटवारी 2025 का सवाल, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 15 दिन पहले पूछा गया सवाल। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताओ फटाफट भाई। 1137 में लूणी चंद्रा नदी का जल रोक कर इस झील का निर्माण है वो अर्णोराज के द्वारा कराया गया था। और अर्णोराज को हम क्या कहते हैं? आनाजी चौहान भी कहते हैं। 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नक्की झील कहां पर है? नक्की झील, क्वेश्चन तो मैंने बड़ा प्यारा दिया है, लेकिन एक एक चीज तुम्हारे ध्यान होनी चाहिए। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सर कितनी ऊंची है? 1200 मीटर ऊंची है। और ये भी तुम ध्यान रखना कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर है। अगर कोई तुमसे पूछ लेना कि माउंट आबू शहर की ऊंचाई कितनी है, तो वो भी 1200 मीटर ही है, क्योंकि माउंट आबू के अंदर ही झील है। सबसे ऊंची भी यही है और सबसे गहरी भी यही है। इसी मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोद खोद कर इसका निर्माण कराया था। और इस झील के पास में आपको टोड रोक देखने को मिलेगा, यानी कि मेंढक के आकार की पहाड़ी है। अगर आपने नहीं देखी तो भूगोल ब्रह्मास्त्र में जाकर देख सकते हो, मैंने उस फोटो को ऐड किया है। आप नन रोक देख सकते हो, घूंघट निकाले हुए महिला है। नंदी रोक है, शिव के बैल की नंदी की आकृति देखने को मिलती है। तो नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। तैयारी तभी मानी जाएगी क्वेश्चन के साथ में सारी की सारी चीजें कवर हों। किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? वर्तमान में राजस्थान के 4 स्थान है वो रामसर साइट में शामिल है, ये मैंने किताब में भी अपडेट करवा दिया था। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 4 स्थान किसमें शामिल हैं? रामसर साइट में शामिल हैं। अभी 2025 में जो किए गए ना वो तो मैं बता देता हूँ, शुरुआत वाले दो तुम बता दो। खिंचन फलोदी है, मेनार उदयपुर, करंट अफेयर की क्लास में भी मैंने कराया था ये। खिंचन फलोदी, मीनार उदयपुर 2025 में ये शामिल किए गए हैं। राजस्थान के 4 रामसर साइट हैं। पहले वाले 2 हैं, एक तो केवलादेव घनापक्षी बैरणी है जिसको 1981 में शामिल किया गया था। एक सांबर झील है जिसको 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी के ऊपर है? कर दोगे? 4 बांध बने हुए हैं, चंबल नदी के ऊपर है। गांधी सागर बांध सबसे पहला है, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, इसके बाद में जवाहर सागर, उसके बाद में कोटा बैराज। आपको चंबल नदी के उद्गम से लेकर समाप्त होने तक आपको ये 4 बांधों का क्रम भी ध्यान रखना है। ओके सर, रख लेंगे ध्यान। तो ये बांध कहां पर बने हुए हैं? अपने चंबल नदी के ऊपर बंधे हुए हैं। ये गांधी सागर बांध है वो राजस्थान से बाहर है, मध्य प्रदेश में है। बाकी 3 बांध राजस्थान में बने हुए हैं। मेजा बांध भाई साहब पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछा गया है कि मेजा बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर निर्मित किया गया है। मैं दिखा लूंगा कभी मेरे कनाजी हो, टेंशन मत लियो। मेजा बांध, ठीक है, मेजा बांध बहुत बार पूछा गया है। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? मेजा बांध कहां पर है? कोठारी नदी के ऊपर है। कहां पर है सर? ये भीलवाड़ा के अंदर है। पांचना बांध कहां पर है? ये भी तुम कर दोगे, इजी से क्वेश्चन पूछे हैं। पांचना बांध कहां पर है? करौली के अंदर है, मिट्टी का बना हुआ बांध है। गंभीर नदी पर बना है, गंभीर की 5 सहायक नदियों के ऊपर बना हुआ है। भद्रावती, बिसावट, माची, अठा, बरखेड़ा। माची, अट्टा, सटकेला, बस वही है, भद्रावती, बिसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा। अमेरिका के सहयोग से बनाया गया मिट्टी का बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध यही बना हुआ है। बिसलपुर का जो बांध है वो कंक्रीट से बना हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किनके द्वारा की जाती है? करो फटाफट। सर्वाधिक सिंचाई किनके द्वारा की जाती है राजस्थान में? चलो, बहुत फास्ट चल रहे हैं अपन। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। कोई बता सकता है कहां पर होती है सर्वाधिक? कुओं और नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, और ये सिंचाई अपने जयपुर जोधपुर में होती है। ठीक है,
ओके भाई, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। नहरों से पूछ ले तो गंगानगर है, तालाबों से पूछ ले तो भीलवाड़ा उदयपुर है। चलो भी आगे चलो। किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? ये सवाल पशु प्रीचर का है आपका। चलो बताओ फटाफट। देखो मुझे सारे क्वेश्चन ध्यान है, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए ऐसे ही बता दूं मैं। और पीडीएफ में टेलीग्राम पर अवेलेबल कराई दूंगा। आप छोटी मोटी जानकारी के लिए अपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अपनी पढ़ाई के नाम से है, आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर चल ही रहा है कमेंट के अंदर, तो आप आराम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। किस नहर का आरंभिक नाम है क्या था? राजस्थान नहर था, ये पशु परिचय में आया था। राजस्थान नहर, प्रारंभ इसका नाम था इंदिरा गांधी नहर का, ठीक है। इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शिलान्यास किया गया था 31 मार्च 1958 को, भारत सरकार जो गृह मंत्री थे ना गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। बाद में 2 नवंबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, उसके बाद में इसका नाम 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर है का नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर है वो कर दिया जाता है, ठीक है। तो बाद में इसका नाम चेंज किया जाता है 2 नवंबर 1984 को, इंदिरा गांधी के नाम पर इस नहर का नाम रखा जाता है। बाकी पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर वो किन नदियों के ऊपर बनाई गई है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, इसको हम रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? हरी के बिराज बांध से। हरी के बिराज बांध फिरोजपुर पंजाब में है, और वहां पर 2 नदियां हैं, सतलज और व्यास। उन सतलज और व्यास नदियों के संगम से इस इंदिरा गांधी की नहर को निकाला गया, हरी के बिराज बांध से, ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश खाराखेड़ा टीबी हनुमानगढ़ से। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? ऐसे कौन से जिले हैं जो गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? इस गजनेर लिफ्ट नहर का वर्तमान में नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। अब तो तुम राइट आंसर बता ही दोगे, अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए। इसका वर्तमान में नाम क्या है? पन्नालाल। अब तो बता दो फटाफट। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले हैं बीकानेर, नागौर है। कौन हनुमानगढ़ कर रहा है? हनुमानगढ़ मैंने लिखा रखा है क्या? कहां पर लिखा रखा है मैंने? 2 नंबर कौन बता रहा है? नागौर को तो इसमें केवल पेयजल की सुविधा मिलती है। अरे गलत कर रहे हो तुम, 2 नंबर बता रहे हो। तो बीकानेर हनुमानगढ़ नहीं है, गजनेर लिफ्ट नहर है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कहते हैं। बीकानेर और नागौर को क्या मिलता है? लाभ मिलता है, ओके। चलो, यही वही गजनेर, वर्तमान में नाम इसका पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। चंबल घाटी विकास परियोजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में किसकी बराबर हिस्सेदारी है? ये सिंपल सा इतना सा पूछ रहा है कि, तो चंबल घाटी नदी परियोजना है ना, वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हमें पता है कि ये राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों का 50-50% हिस्सा है। तो बस यही पूछ रहा है कि चंबल घाटी विकास परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या संयुक्त परियोजना है? दोनों का बराबर हिस्सा 50 और 50%, ओके। चलें आगे, ठीक है भाई, चलो आगे। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दे तो भाई साहब मजा आ जाएगा यार। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है कि कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंदर शामिल किए गए हैं। नर्मदा नहर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। और वहां से नर्मदा नहर परियोजना निकाली गई, सरदार सरोवर बांध गुजरात से नहरों के द्वारा पानी लाया जाता है। इसमें जो लाभान्वित जिले हैं ना, ये देखो ये कर दिया भाई, 2 नंबर बता बता के बेड़ा गर्क कर दिया ना। लाभान्वित जिले जालोर और बाड़मेर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लाभान्वित जिले जालोर को सर्वाधिक लाभ मिलता है, उसके बाद में बाड़मेर को लाभ मिलता है। नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, राजस्थान में 74 किलोमीटर है, और राजस्थान में यह नर्मदा नहर प्रवेश करती है सिल्लू गांव सांसोर से, ठीक है। ओके, तो जालोर बारे में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी परियोजना जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकल यानी कि फुहारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है?
भगवान जाने इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया, हद से ज्यादा बार पूछा गया। मतलब एग्जामिनर ने इस सवाल को पूछने की लिमिट ही क्रॉस कर दी, इतनी बार पूछा गया है। ये सवाल देख लो क्या, जिसमें सिंचाई केवल लेने का फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। बताओ फटाफट। चलो आ जाओ। जिसमें सिंचाई केवल है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें फुहारा पद्धति से सिंचाई की जाती है, जिसे ड्रिप पद्धति कहते हैं, और ये पद्धति इजराइल की देन है। तो वहां से पद्धति आई है, नर्मदा नहर परियोजना से। ओके, एक नंबर इसमें राइट आंसर होगा। माही बजाज परियोजना है वो किसका संयुक्त उपक्रम है? माही बजाज परियोजना किस किस का संयुक्त उपक्रम है, किस किस की ये संयुक्त योजना है, वही पूछ रहा है तुमसे। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर पूछ रहा है इसमें। राजस्थान का हिस्सा 45% है, गुजरात का हिस्सा कितना है? 55% है। कहा गया गुजरात राजस्थान? गुजरात का तो भाई साहब 55% हिस्सा, और राजस्थान का कितना है? राजस्थान का है 45% हिस्सा। वो है माही बजाज सागर परियोजना। और अगर इससे जो बिजली बढ़ेगी ना, वो 100% बिजली राजस्थान को मिलेगी। और माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ हमें कहां पर देखने को मिलेगा? माही बजाज परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को मिलता है। ओके, चले आगे। तैयार हो सारे के सारे? ठीक है भाई, चलो आगे। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था 2010 से लेकर 2015 के बीच में। ऐसी कोई भर्ती नहीं थी जहां पर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता था। पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया था, 2010 से 2015 के बीच में ये क्वेश्चन फेवरेट हुआ करता था। बिसलपुर परियोजना का संबंध है वो किस नदी से है? कभी ये पूछ लेते, बिसलपुर बांध है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? बिसलपुर बांध देवली टोंक में है। इसका निर्माण है वो बनास नदी के ऊपर किया गया था 1987 से 1999 के बीच में। बनास डाई खारी नदियों के संगम पर बना हुआ है, और ये कंक्रीट वाला बांध है। इस परियोजना से जयपुर, ब्यावर, अजमेर और टोंक जिलों को जल की आपूर्ति होती है। तो बिसलपुर परियोजना का संबंध है वो बनास नदी से है। अरे सॉरी सॉरी, हाँ सही तो है, हाँ बनास नदी। ठीक है, तो जयपुर, ब्यावर, अजमेर, टोंक को जलापूर्ति होती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। बाघड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है वो किसका संयुक्त उपक्रम है? जो बाघड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है वो किन किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ये तुम आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, 1 मिनट, ठीक है? इसका तुम राइट आंसर बता दो। नांगल बहुउद्देशीय परियोजना बता दी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये, इसका तो बताना ही पड़ेगा तुम्हें। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध और नांगल बांध, उसी के नाम पर है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। चलो सर आगे। सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो किस जिले के अंदर है? सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर है? सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना, कमला अंबा गांव कहां पर है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर के अंदर है। तो ये सोम नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, सिद्धमुखनौर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त पानी मिलता है? ये तो हमारी है भाई, राजीव गांधी सिद्धमुखनौर सिंचाई परियोजना। ये अपने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है ये सिद्धमुखनौर सिंचाई परियोजना। और किन नदियों का हमें अतिरिक्त पानी मिलता है? इसका उद्देश्य यही है कि जो रावी और व्यास नदियां है ना, इसके अतिरिक्त जल को भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा नहर के रूप में लाया जाता है। हमारे जो थोड़ा बहुत अभी पानी आ रहा है, नहर आ रहा ना, वो इसी सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना के द्वारा आ रहा है। उद्देश्य है कि रावी व्यास के अतिरिक्त जल को नहरों के द्वारा लाया जाएगा। 1 नंबर इसमें राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। ठीक है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? इसका तो तुम सब आंसर बता दोगे। जाखम नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, जिसका नाम ही क्या है? जाखम बांध है। कितना ऊंचा है सर? 81 मीटर ऊंचा है। इसका जो
शिलान्यास किया गया था वो राजस्थान के आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था। इस परियोजना से जो लाभ मिलता है ना, वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को मिलता है। तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी है वो बनाई थी? आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश आने तो लगी मेरे को। राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी, है ना। राजस्थान की पहली वन और पर्यावरण नीति थी 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। और वन और पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। चलो भी आगे। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? ये आपका सवाल पशु परिसर का रहा। सेम वही सवाल है। सुरक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, बताओ फटाफट। प्रशासनिक दृष्टि से हमने वनों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो प्रकार है उसका नाम है आरक्षित वन, रिजर्व है, जिसमें लकड़ी काटना और पशु चराना बिल्कुल अपराध माना जाता है। ये आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। दूसरी श्रेणी आपकी आएगी सुरक्षित वन, जिसे हम कहते हैं रक्षित वन भी कहते हैं। इसमें आप लकड़ी काट सकते हो, पशु चरा सकते हो, लेकिन वन विभाग की अनुमति से, ठीक है। ये सर्वाधिक अपने 12 करौली में पाए जाते हैं। तीसरी श्रेणी पाई जाती है अवर्गीकृत वन की। कुछ भी कर सकते हो आप, कोई मनाही नहीं है, लकड़ी काटो, पशु चराओ, कोई प्रतिबंध नहीं होता। 3 नंबर है ना, तुम 4 नंबर कैसे कर रहे हो अवर्गीकृत को? हैं, लगभग 4 नंबर बता रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ये तो बहुत नॉर्मल सवाल था। वन संरक्षण और वन्यजीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? ये आपका सवाल रहा पशु परिसर का। बहुत एकदम इजी जी क्वेश्चन है, अगर लैंग्वेज भी देखोगे ना तो ये समझ जाओगा। वन संरक्षण वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में हमने पढ़ा है कि वनों को 3 भागों में बांटा, भी मैंने बताया था। इन प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण वन, सबसे मूल्यवान वन, सबसे ज्यादा कीमती वाले वन कौन से हैं जिसका मूल्य है? वैसा मूल्य उसी का है जो आरक्षित है, जो रिजर्व्ड है। सरकार कह रही है कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो वन अभ्यारण्य के अंदर है उनका मूल्य ज्यादा है, ठीक है, जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो इनका मूल्य आपको ज्यादा देखने को मिलेगा आरक्षित वन का। अवर्गीकृत वन तो ऐसे हैं का सबसे कम मूल्य है, कोई भी काट लो जाकर, कोई मूल्य नहीं। अगर मान लो पेड़ पौधे कीमती होते तो सरकार तुम्हें कह देती का भाई इनको तो तुम कैसे काट लोगे, नहीं, मूल्य है तभी कह रहे, कुछ भी नहीं कर सकते, सरकार के हाथ में है ये। कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? आज अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, वो भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा तुम्हें, है ना। इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन था, उसमें अपने मिश्रित पतझड़ वाला पूछा था। और मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मैं तो तुम्हें कांटेदार वन पूछ रहा हूं। मैं जो आज सेकंड ग्रेड में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, आज ही पूछा था आरपीएससी ने। जिन जिन को लगता है कि पेपर कैसे बनते, तो आज वाला पेपर देख लेना। वैसे ही पेपर बनेंगे, जो आउट ऑफ बुक है वो आउट ऑफ बुक ही है। 3-4 क्वेश्चन तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो रहने ही रहने हैं भाई। हाँ, कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्ण कांटेदार वन, कंटीले वन है, कहा कंटीले वन कहां पर पाए जाते हैं, यही पूछ रहा है बस। बहुत बढ़िया, शाबाश। बांस, बांस के वन है वो कंटीले वन में नहीं पाए जाते हैं। ये मरूदबिद है, ये कांटेदार वन है, जीरोफाइट भी कहते हैं। इसमें खेजड़ी आती है, खेजड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनमें अगर बात करें ना कांटेदार वनों में, तो कांटेदार वनों में सर्वाधिक अपने खेजड़ी ही पाई जाती है भाई। इसके बाद में रोइडे के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। बबूल, बबूल जानो किंकर है, किंकर का सूड़ हुए हैं, तो सबका कांटा मिलेगा था देखने में। बेर, बेर के भी सूड़ हुए हैं, ठीक है। तो वो ये कांटेदार वन है, ये सारे के सारे बांस के वन है वो कांटेदार में नहीं आते। शुष्क सागवान के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? बहुत बार पूछा गया। शुष्क सागवान के वन, इस सागवान के पेड़ को अंग्रेजी में टीक भी कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे पता है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसे पूछ लिया था कि टीक के वन सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं। अब पड़ गया चक्कर, यार ये टीक क्या होता है, हमने तो अब तक पढ़ा ही नहीं है। तो सागवान के पेड़ों को ही अंग्रेजी में टीक बोलते हैं, ठीक है। चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, किताब में फोटो भी लगा रखी है। ये सबसे ज्यादा मिलते हैं बांसवाड़ा के अंदर है। तो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलते हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा बारा, झालावाड़, यहां पर हमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं।
राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं, कोई बता सकता है? साल वन है, सालर वन, जिनको बोस वालिया सिराता वन भी कहते हैं, ये वही सालर वन है। कोई भी तुम्हें बता सकता है? कॉल कल 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कॉल करना। अब तुम कभी कभी संडे को करते हो तो संडे को आते नहीं है, ठीक है? 10 से 6 के बीच में कॉल कर लेना, तुम्हारा कॉल उठा लिया जाएगा। 11, 12, 1, 2, 3, जब तुम्हारा मन करे। कभी कभी रात को 12 बजे कर लेते हो, तब भी समस्या हो तो 10 से 6 के बीच में कर लेना। ठीक है। अरे वाह, इसका नहीं बताया सालर वन कहां पर पाए जाते? नहीं पाए जाते हैं। ये जो सालर वन है ये अरावली की ढालों में पाए जाते हैं, और इनका उपयोग भी ध्यान रखना, पैकिंग सामग्री के डब्बे बनाने में, माचिस बनाने में इनका सबसे बढ़िया उपयोग होता है। गोंद के बहुत अच्छे स्रोत हैं ये, ठीक है? जैसे इसमें धोक आता है, धावड़ आता है, कठीरा वन इसी में आते हैं ये हमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर में देखने को मिलेंगे। जैसलमेर का तो कोई भी लेना देना ही नहीं है, जैसलमेर में तो कांटेदार वन पाए जाते हैं, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? बीड़ी बताओ, किस किसने पी है बीड़ी? ये वही बीड़ी बनाने में पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इस पेड़ को हम स्थानीय भाषा में टिमरू कहते हैं। गांव में किसी का नाम तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा, टिमरू। पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। अगर तेंदू के वास्तव में तुम्हें पेड़ देखने हैं तो झालावाड़, बारां, चित्तौड़ की तरफ देखने को आपको आराम से पेड़ मिल जाएंगे। झालावाड़, बारां, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में ये मिल जाएंगे। एक मयूर मयूर बीड़ी का कारखाना भी है, सरकारी कारखाना है टोंक में, ठीक है? तो मयूर बीड़ी का कारखाना भी है। तेंदू की पत्तियों से ही क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। चले। हाँ। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? ये आपका सवाल पशु परिचर वाला था। इसका तो मुझे पता है, तुम आराम से कर दोगे, तुम्हारे पशु परिचर में पूछा गया सवाल था ये। इसका गलत नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं तुम्हें पढ़ा रखा है। चलो फटाफट बताओ, क्वेश्चन जो पूछे गए वो तो गलत होने नहीं चाहिए। बस सिंपल सा फंडा है नौकरी का, कुछ नहीं है। शॉर्ट कंटेंट रखो, रिवीजन ज्यादा करो, लेकिन वो कंटेंट ऐसा मतलब पहले अपन उस चीज को बढ़िया तरीके से पढ़े। हाँ यार का सर समझ में आ गया, ये आपके नोट्स हो गए, मैं इनको पढ़ लूंगा। अब उनका बार बार में रिवीजन करते रहो। एग्जाम में क्वेश्चन देख लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ करना ही नहीं है बस। राजस्थान में पाए जाने वाले झाड़ी का एक प्रकार नहीं है। मेरे कमेंट नहीं आओ, तेरा भी कमेंट आओ भाई। लाना नहीं है, लाना लाना, अरे भाई तुम्हें इतनी बड़ी चीज नहीं दिखी है? ये पशु परिचय में पूछा गया सवाल है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा और देखो, ऑप्शन देखो। अरे वाह मुकेश, अरे आ दामन कौन दिखेगी ताने? अरे भाई दामन घास है। सेवण, दामन, करड़े, तीनों पर क्यों जाओ थे? लाना रहना पर या ताने कौन दिख रही है? न्यू बताओ। आ दिख रही है ना? तो सेवण, धामण, लाठी सीरीज में पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक घास है। अरे यह घास है, बहुत बार पूछी गई है। बस ऐसे घुमा के पूछेगा, फिर कहोगे सर ये तो सारी किताबों में मिल जाते हैं, बस तुम्हें नहीं आएंगे क्योंकि घुमाई ऐसे देगा। ठीक है। राजस्थान में पलाश के वन है वो किस वन का एक उप प्रकार है? ये सवाल आया था अपने सेकंड ग्रेड में, आज ही आया था ये। इसमें क्या किया था, इसी प्रकार का सवाल पूछा था, आज ही पूछा था आरपीएससी ने। प्लस वन है, अभी तो मैंने इसमें केवल प्लस वन लिख रखा है। आरपीएससी के अंदर आज सवाल पूछा था कि धोकड़ा प्लस तेंदू, मतलब अभी मैंने केवल प्लस लिख रखा है, इसमें मैं लिख दूं धोकड़ा प्लस और तेंदू, ये लो, ये आज का सवाल बन गया भाई। किस वन का एक उप प्रकार है? सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। और हाँ, वहां पर ये शुष्क पर्णपाती की नहीं दे रखा था, वहां पर ऑप्शन में दे रखा था मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन। इनको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती भी बोलते हैं, इन्हीं को हम मिश्रित पतझड़ वन भी बोलते हैं। आप देखोगे ना वनों के प्रकार में, तो मैंने करा रखा है। ये वही वन है जो वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भारत, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद की तरफ ये मिलते हैं। इसमें जैसे मुख्य वृक्ष कौन से हैं? 3 तो मैंने बता दी, इसके अलावा खैर, साल, बांस और सेमल भी था ऑप्शन में, आज मुझे याद आ गया, एक सेमल भी था, तो सेमल भी तुम लिख सकते हो। सेमल का पेड़ भी इसी के अंदर आता है।
ठीक है। कत्था है वो किस वृक्ष से निकाला जाता है? खैर के पेड़ से। कथोड़ी जनजाति कत्था तैयार करने का काम करती है। कत्था यानी कि पान में काम आता है, तो कत्था है वो खैर के पेड़ से तैयार किया जाता है। ठीक है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान के ऊपर वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है? 12 सितंबर को हम वृक्ष महोत्सव कब बनाते हैं? बताओ भाई। वृक्ष महोत्सव ये तो सबको पता है सर, खेजड़ली गांव जोधपुर में हम क्या बनाते हैं? वृक्ष महोत्सव बनाते हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? कोई बता सकता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बताओ तब आएगा मजा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ये 10 मरुस्थलीय जिलों में चलाई जा रही है, 5 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाई जा रही है और 7 वन्य जीव अभ्यारण्यों में ये योजना चलाई जा रही है। मुख्य उद्देश्य बस यही है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दो, जैव विविधता, मृदा और जल का संरक्षण करो, बस ये योजना है। तो ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है? रेनू कह रहे कितना क्वेश्चन और बचा है? अभी तो 103 आया है, देख लो 150 क्वेश्चन है तुम्हारे। वन रिपोर्ट मैंने अपडेट करा दी है क्लास के अंदर, ठीक है, तो क्लास देख लेना, उसमें मैंने अपडेट करवा दी है। हाँ चलो भाई, बताओ फटाफट। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? अरे वाह, देखो कई 2 नंबर बता रहे हैं, कोई वर्ल्ड बैंक। अरे ये राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है। जाइका ये वही है, JICA, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। ये मैंने करवा रखा है वनों के अंदर, तुमने ध्यान नहीं दिया फिर इसको। विश्व जैव विविधता दिवस वो किस तारीख को बनाया जाता है? मैं तुमसे केवल विश्व जैव विविधता दिवस पूछ रहा हूं, तुम्हें सारे दिवस याद होने चाहिए। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाया जाता है। तुमसे पूछ रखा विश्व जैव विविधता दिवस तो तुम्हें बताना है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष वो 2010 में बनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस वो 5 जून को बनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस वो 16 सितंबर को बनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस वो 22 मई को मनाया जाता। सारे के सारे तुम्हें ध्यान होने चाहिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता, 22 मार्च को जल दिवस से बनाया जाता है। ओके, और 13 अगस्त को कुछ भी नहीं बनाया जाता। वन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना? नई रिपोर्ट के हिसाब से बताओ। 2023 की जो वन रिपोर्ट है इसमें राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्र कितना? जल्दी से बताओ। मॉडल पेपर देखेंगे, अभी तो इतनी क्लासें लगा रहे हैं, यही मॉडल पेपर में क्वेश्चन है। गुरुजी ऑफलाइन कोचिंग कट्ठा भाई, कट्ठा टेम मिला है? अभी तो टेम ही को नहीं मिला है, काम इतनू हो रहे हैं। हाँ शाबाश, 9.64% बाकी ऊपर है कुल वन क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? अभ्यारण्य आ गया अपने। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, लेकिन 1973 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया था। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे हम भारतीय बाघों का घर कहते हैं। तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। केवलादेव 9.60 को अपडेट कर लेना, 9.64 है वो पिछली रिपोर्ट में था, अपडेट करवा दिया मैंने क्लास में। ठीक है। केवलादेव घनार राष्ट्रीय उद्यान यही पूछ रहा है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था, 1981 में घोषित किया था सरकार ने। और ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा रणथंभौर बड़ा, सबसे छोटा यही है। इसके बाद ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं भाई साहब। पक्षियों के नाम पे अगर तुमसे कुछ भी पूछ लेना तो तुम ये कर देना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वाला। पक्षियों का स्वर्ग है, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, पक्षियों की सर्वाधिक जैव विविधता है, वो इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। और इस 1985 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया जा चुका है 1985 में।
घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? शीत ऋतु में इस अभयारण्य में एक प्रवासी पक्षी आता है जिसका नाम है साइबेरियन सारस। ओके, ठीक है सर। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? बताओ फटाफट, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? हाँ, 1981। हाँ रामसर साइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इसी प्रकार से तुम्हें चीजें फटाफट ध्यान होनी चाहिए। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं फटाफट वैसे ही करवा दूंगा, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा तुम्हारा। मेरी 1-1.5 घंटे की क्लास में देखे तो कितना क्वेश्चन और हैं, फिर 10-12 घंटा कितना देखोते नहीं बताओ है। चलो भाई, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है। यह सवाल कई बार पूछा गया, ध्यान रखना अपने। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां पर उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। धौलपुर वाले थोड़े से अभयारण्य ध्यान रखना, जैसे वन विहार भी धौलपुर में है, राम सागर भी धौलपुर में, केसरबाग ये कई बार पूछा गया, धौलपुर के अंदर है। एकमात्र अभयारण्य जहां पर उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। ये देखो भरपूर कर रहे हैं कुछ तो, ऐसे मत करो यार, ये बहुत इजी जी क्वेश्चन है ये, इनको गलत करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नींद उड़ाने का नुस्खा बताओ। पता नहीं नींद तुम यहाँ भी कैसे सकते, अभी तो पेपर सिर के ऊपर आ रखा है, अभी तो नींद किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। एकमात्र अभयारण्य जहां पर आपको उड़न गिरिया देखने को मिल सकती है, सीता माता अभयारण्य तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। ये चित्तल की मातृभूमि है, चित्तल की फोटो भी दे रखी है मैंने। यहाँ पर चौसिंगा पाया जाता है, जिसे बंटेल घंटेल कहते हैं, ठीक है। उड़न गिरिली पाई जाती है, उड़न गिरियों के लिए बहुत फेमस है सीता माता अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में फैला हुआ ही है। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ ही है। सर्वाधिक कोटा में है, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। 3 राज्यों में जहां जहां चंबल नदी बहती है, राजस्थान, एमपी, यूपी के अंदर है, ठीक है। एकमात्र नदी अभयारण्य क्योंकि ये चंबल नदी में फैला हुआ है। ये जलीय जीवों की प्रजनन स्थली है, इसे हम क्या कहते हैं? घड़ियालों का संसार कहते हैं। तो क्या करूं मैं यहाँ पर? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इसका राइट आंसर करता हूं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? ये फिर सवाल पशु परिचर का है, फटाफट बताओ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष में लागू किया गया था? मैराथन से काम हो जाएगा क्या? ना भाई, झूठ तो क्यों बोलो, एकली क्लासों काम को नहीं, ये केवल अभ्यास के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं रहेंगे, केवल अभ्यास के लिए तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम ये सोचोगे सर क्वेश्चन करा दिया रण के रट्टा मारते हो, तो अपन बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो ढंग करो। मैं तो ब्रह्मास्त्र बहुत छोटी निकाल रखे, बहुत छोटी में और के दूं ताने। ये सोचोगे सर 60-60 पेज में छोटो कर दोगे, फिर चीज ही समझ में कौन नहीं आऊंगी। कम का मैं तो पढ़ो 60 साल मजाक करना चाहो और 60 पेज सारों पढ़ा कौन जा मैं। ताने बुढ़ापा में पेंशन भी चाहिए, ताने सारी मेडिकल सुविधा भी चाहिए, पूरे परिवार की सिक्योरिटी भी चाहिए, खुद की भी सिक्योरिटी चाहिए, और 60 पेज पढ़ा कौन जा रहा है। इज्जत भी चाहिए बढ़िया समाज के अंदर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया था। राजस्थान सरकार ने इसको 1 सितंबर 1973 में लागू किया था। तो ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है भारत वाला 1972 में लागू किया गया था। ओके। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भालुओं का कंजर्वेशन रिजर्व है, बताओ फटाफट। है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, जो जालोर और सिरोही जिले में फैला हुआ है। देश के पहले भालू अभयारण्य के रूप में इसे विकसित किया गया है, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। एक मैं कंजर्वेशन रिजर्व तुम्हें बहुत प्यारा सा बताता हूं, जो आजकल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अमरख महादेव लेपर्ड, ये शायद अभी लाइब्रेरियन में भी आया था, ठीक है। अमरख 2nd ग्रेड में आया था ये, अमरख महादेव लेपर्ड, जो कहां पर है? उदयपुर में। इसका ध्यान रखना तुम, एग्जामिनर ये पूछता है कि तेंदुओं के लिए कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है वो प्रसिद्ध है, तो लेपर्ड का मतलब ही होता है तेंदुआ। इसका पूरा नाम तो अमरख महादेव लेपर्ड, लेकिन एग्जामिनर केवल अमरख महादेव देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये 2-3 बार पूछ लिया कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी लेटेस्ट एग्जाम में। तो अमरख महादेव लेपर्ड वो तेंदुओं के लिए फेमस है। अमागढ़ लेपर्ड सफारी, ये देखो लेपर्ड का मतलब ही क्या होता है? तेंदुआ होता है। अंग्रेजी में लेपर्ड बोल दो, तेंदुआ। तो लेपर्ड सफारी, तेंदुआ सफारी मतलब पेंथर होते हैं, तेंदुआ होते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये चलाई जा रही है।
तो झालाना जयपुर में है, जो देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आमागढ़ जयपुर है, टाटगढ़ रावली है, कुंभलगढ़ है, कुछ जगह है जहां पर तेंदुओं के लिए सफारी है वो चलाई जा रही है। आप यहाँ पर जाकर तेंदुए देख सकते हो। तो आमागढ़ कहां पर है? जयपुर के अंदर है। 4 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वह स्रोत पुस्तिका जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता वह क्या कहलाती है? ये फिर आपका पशु परिचर का सवाल रहा। न्यू सर के सारा ही पशु परिचर का लिया है ना। फोर्थ ग्रेड का खातर स्पेशल मन ध्यान है कौन कौन सा क्वेश्चन उठाया, जिद बता रही हूं मैं तो। जिसमें संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है, ये तो बता दोगी। रेड डाटा बुक है जिसमें जो यानी कि संकट के ऊपर हैं जो जीव जंतु हैं उनका लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? जालोर का शुभंकर क्या है? भालू। ठीक है, शुभंकर भी सारे ध्यान रखना। इनको सुमेलित करना, फटाफट कर दोगे? चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, टेंशन मत लो। टेस्ट सीरीज में 90% क्वेश्चन वो बेस आराम नाको लग जाए, बस नेगेटिव मार्किंग मत करके ज्यादा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। फोर्थ ग्रेड में बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है, पुलिस में फिर भी 1/4 है, उसमें तो 1/3 है। ये तो कर ही देंगे सर, एकदम नॉर्मल सा है। रामगढ़ कहां पर है सर? और 5 ऑप्शन में 1 2 3 4 5, ये तो तुम सुमेलित करो, मैं तब तक पानी पी लूं आराम। ये तो तुम्हें सुमेलित करना है। ऑप्शन में 5 है, 1 2 3 4 5, फटाफट करो सुमेलित आने। इसमें ऑप्शन बता दो मुझे, तो केवल 1 2 3 4 कौन सा करना है? अरे वाह, सबने राइट आंसर दे दिया। चलें, रामगढ़ बूंदी के अंदर है, हालांकि इसको करते तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ए में 3 नंबर आ रहा है तो ये तुम्हारा 3 नंबर उत्तर आ जाएगा, वैसे सबको पता है। ज्वार सागर अपने कोटा के अंदर है, ये लो कोटा हो जाएगा। वन विहार अभी मैंने बताया था धौलपुर के अंदर है। ताल छापर कई बार पूछा गया है, ताल छापर चूरू ध्यान रखना। और आपका बस्ता सरिस्का अलवर के अंदर है। ये लो भाई, कर दिया सुमेलित। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित कितनी थी? राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी अनुमानित बतानी है आपको। लगभग यानी कि 6 करोड़ और 85 लाख हो रहे हैं आप पूरा राजस्थान में। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का है वो 2011 में कौन सा क्रम था? ये पशु परिचर में तुम्हारे सवाल आया था, ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और तुम्हारे पशु परिचर में पूछा गया था। ठीक है, तो 2011 की जब जनगणना हुई थी तब हमारे राजस्थान का देश में कौन सा स्थान था बताओ फटाफट। तब हमारे राजस्थान का देश में स्थान था 8वां जनगणना के मामले में। अब पूछ ले तो 7वां है। ऑप्शन में तुम्हें एक ही देखने को मिलेगा। ओके, उसमें अभी 7वां है, उसमें 8वां हुआ करता था। राजस्थान के किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर पाई गई है बता दोगे? मैंने लिखा रखे हैं 4-5 जिले सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई थी बाड़मेर के अंदर। 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था? दूसरा पूछ रहा भाई। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मैं बता देता हूं जयपुर है, जिसमें 66 लाख लोग रहते हैं, 66.26 लाख। दूसरा बड़ा जिला आपको बताना जिसमें 36.87 लाख लोग रहते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या करूं? दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शाबाश धाकड़ भाई। दूसरा बड़ा जिला जोधपुर, जोधपुर के बाद में अलवर है, उसके बाद में नागौर है, उसके बाद में उदयपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या देख ली। अब पूछ रहा जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले। छोटे जिलों की हम जब बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला है जैसलमेर, जिसमें केवल 6.70 लाख लोग रहते हैं, 6 लाख लोग रहते हैं। उसके बाद में प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है, फिर बूंदी है। तो जैसलमेर वालों का भी लोहा मानना पड़ेगा। देखो इतनी भयंकर गर्मी में भी, इतने शानदार मरुस्थल के अंदर भी, इतने बड़े क्षेत्रफल में भी केवल 6 लाख लोग रहते हैं, इसलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी उनका ही है भाई। हाँ, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले आपको ध्यान रखने हैं। डूंगरपुर, डूंगरपुर का कितना है? 994 है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। डूंगरपुर के बाद में राजसमंद का 990 है।
पाली का 987 है, प्रतापगढ़ का 983 है और बांसवाड़ा का 980 है। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वो डूंगरपुर जिले के अंदर है। लिंगानुपात तो जानो ना, 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात है। भारत का लिंगानुपात की बात करूं तो भारत का तो है 943, राजस्थान का कोई बता सकता है 928 है। देख लो, 1000 पुरुषों के ऊपर 928 ही महिलाएं हैं, बाकी बच के सारे कुंवारे रहेंगे फिर। ओके, और जो कुंवारे रहेंगे वो देश का विकास करेंगे। कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई स्वामी विवेकानंद बनेगा, सब अलग अलग फील्ड में जाएंगे। कुंवारा होगा तो और भी ज्यादा प्रसिद्ध होगा। तो टेंशन मत रहना कहीं डिप्रेशन में आ जाओ, 928 यार मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा क्या। चलो भाई, किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ये जो अभी 2011 की जनगणना हुई ना, इसमें राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, मतलब लोग शिक्षित हो रहे हैं। और 1901 के बाद में ये सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, मतलब सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है 2011 की जनगणना में। अभी अपना राजस्थान का लिंगानुपात 928 है और ये अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब लोग शिक्षित हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आप कभी जयपुर में जाना, लोग एकदम ऐसे रहते हैं, मतलब किराया भी इतना महंगा, लोग एकदम चिपे चिपे रहते हैं, हालांकि खूब पास पास में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में है। 1 किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं। तो जयपुर का 595 है, भरतपुर का, ये तो सारे के सारे एक नंबर पर तो जयपुर दे दिया ऑप्शन में, 595 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भरतपुर का कितना है? 503। ठीक है, और उसके बाद में दोसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, दोसा का 476 है। अलवर, अलवर दे रखा है, अलवर का कर दो 438। ठीक है, ओके। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर, 595। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? अगर हम साक्षरता की बात करते हैं राजस्थान की, तो 66.11% साक्षरता है। कितनी है? 66.11% साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 में हुआ करती थी 60.41%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछ ले तो कोटा, उसके बाद में जयपुर है, और फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर है भाई। 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? 2011 के अंदर महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? महिला साक्षरता बताओ फटाफट। पुरुषों में सारी साक्षरता तो मैंने बता दी है, और ये एक बात और है कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। पूरे देश में 27% का अंतर, 27.08% का अंतर है। फटाफट बताओ महिलाओं की साक्षरता कितनी है? बहुत बढ़िया, 52.1%, एक नंबर इसमें राइट आंसर होगा। 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम थी? सबसे कम महिला साक्षरता कहां थी? बताओ फटाफट। बाड़मेर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर। न्यूनतम महिला साक्षरता रही थी जालोर में, 38.5% है यहाँ पर साक्षरता। उसके बाद में सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर में 2 नंबर पर सिरोही है, सबसे कम तो जालोर के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा पाई गई है? 2011 की जब जनगणना की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से जिले में पाई गई है? कोटा सबसे ज्यादा, भी मैंने बताया था 76.6% है। फिर जयपुर 75.5 है, फिर झुंझुनू 74.1 है, फिर सीकर, अलवर की बारी आती है। तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा के अंदर। फिर 2 नंबर पे आएगा जयपुर, तो 1 नंबर पर कोटा है। फिर 3 पे आएगा झुंझुनू। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC की स्थापना कब हुई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। इसका आंसर तुम्हें बताना, जल्दी जल्दी बताओ। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जिसका मुख्यालय जयपुर में है, इसका आदर्श वाक्य सुभाषते पथाने संतु, आपकी यात्रा शुभ हो, संस्कृत भाषा के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1964 को। नींद आवे, नींद को नहीं लेनी बस, अब तो 20-25 क्वेश्चन और बच्चे हैं, कर दूंगा मैं, चिंता ना करवा लियो, 20 ही क्वेश्चन और है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? बता दोगे? राष्ट्रीय राजमार्ग 73, 83, 11, 40, इसमें कौन सा गुजरता है? 11 गुजरता है, जिसकी पुरानी संख्या 15 है। ये अपने राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में होकर गुजरता है। ओके सर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? पशु परिचर के सवाल है। कौन सा राजस्थान से होकर गुजरता है, कौन सा नहीं गुजरता है? 44, 23, 11, 10, 10 राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। ओके भाई।
सब पढ़ा रखे मैंने ये। राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है? राजस्थान का सबसे लंबा NH52, जिसकी लंबाई कितनी है? 793 किलोमीटर है। 52 किस राष्ट्र लंबाई सर्वाधिक है? 15 15 है। 52 के बाद में 11 है। इसकी पुरानी संख्या थी 15। NH52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 15, ठीक है। अरे सुनो 50, अरे इनाम दे लिया जाके, ठीक है। और बताओ। 14 नहीं, NH52 है, ठीक है। या तो इसमें मिस्टेक कर दी इसने, 15 तो नहीं है, NH52 है वैसे तो सही देखे तो, जिसकी लंबाई 793 किलोमीटर, उसके बाद में 11 किलोमीटर है। ठीक है, चलो आगे। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा, जिसको NH44 भी कहते हैं। तो उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, जिसकी पुरानी संख्या 3 हुआ करती थी। NH44 की बात कर रहा है ये, ओके, NH44 की बात कर रहा है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है ये। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक, तमिलनाडु से गुजरता है। ये पूछ रहा राजस्थान में केवल धौलपुर जिले से गुजरता है, ओनली 27 किलोमीटर। 3 नंबर इसमें राइट आंसर होगा। किस निकाय द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 है वो तैयार किया गया था? ये आपका पशु परिचर का सवाल है और इसका आंसर तुम्हें ही बताना है। राजस्थान रोड विजन 2025 जो राजस्थान सरकार की दीर्घकालीन योजना है, बताओ जल्दी से। राजस्थान सरकार के सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना, सड़कों का निर्माण करना लंबी योजना है। इसका जो पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया था वो लोक निर्माण विभाग के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के बीच में किस स्टेशन के मध्य पहली ट्रेन चलाई गई थी? राजस्थान की जो पहली रेल सेवा चली थी वो चली थी 21 अप्रैल 1874 को। केवल 1874 दे रखा, तो 21 अप्रैल 1874 को चली थी, जो आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदूकी दौसा के बीच में चलाई गई थी। ये राजस्थान की पहली ट्रेन चली थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? कर रखा है मैंने। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और दूसरा पूछ ले तो पश्चिमी मध्य जोन, जिसका मुख्यालय जबलपुर है और जिसमें केवल कोटा मंडल आता है। चलो भाई, सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा सुमेलित नहीं है? बहुत बात मारो, आंसर करो फटाफट, चलो। और कितनी बातें कर लियो, लागे रही आपस में। नो की कॉपी कर ली, मैं की कर ली, आंसर कोई देवे को नहीं, आप ही लागे रहेगा। बताओ फटाफट, तुम पढ़ाई पे ध्यान दिया करो बस। तुम्हें नौकरी लगना है, तुम्हें क्या मतलब, आराम से खुद इस आदमी मरोगा। 8वां वेतन आए बाद में महीना का लाख लाख रुपया खाते का महीना है। हाँ, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, नाल हवाई अड्डा बीकानेर, सूरतगढ़ हवाई अड्डा सैन्य हवाई अड्डा सूरतगढ़ वाला, ये भूमिगत हवाई अड्डा है। जब मैं जिसकी बुक पढ़ती हूँ इंसान मिल गया, वो अभी तक जाने ही को नहीं आए कहते। चलो भाई, सूरतगढ़ हवाई अड्डा कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, भूमिगत हवाई अड्डा है, जमीन के अंदर ही है ये। चलो भाई, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा गया जलवायु से सवाल। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जानते हैं। और ये मावठ है वो रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। आ जाओ, 10 एक सवाल बच्चे हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा कहां से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से ही राजस्थान में सर्दियों के समय बारिश होती है, जिसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा किधर होती है? बता दोगे कोई? वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है? चलो आ जाओ फटाफट। वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु का तुम्हें सबसे पहले तो समय ध्यान होना चाहिए। मध्य जून से सितंबर होता है। और राजस्थान में 2 शाखाएं प्रवेश करती हैं, एक तो अरब सागर वाली शाखा, एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। सबसे पहले अरब सागर वाली शाखा आती है, तो बांसवाड़ा में बारिश करती है और बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये जो मानसूनी हवा है ये
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। मानसूनी हवा कैसे आती है? अरब सागर वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो सबसे पहले मानसूनी हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। 3 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, सबसे आर्द्र जिला पूछ ले तो तुम्हें झालावाड़ इसका राइट आंसर करना है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अगर तुमसे पूछ ले स्थान, तो स्थान करना है तुम्हें माउंट आबू, जहां पर लगभग यानी कि 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। चलो भाई, राजस्थान में किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? इसका राइट आंसर बता दो बस। अब तुम देखो 5 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट इनका आंसर ताना ही बताना है, ये तुम्हें बताने हैं अब जो भी हैं। हाँ बताओ जल्दी जल्दी इनके आंसर बताओ। सर्वाधिक विषमता, सबसे कम बारिश, जैसलमेर राइट आंसर होगा। फटाफट बताओ, इतना टाइम थोड़ी लागेगा। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये किसकी पूछ रहे हैं? राजस्थान की पूछ रहे हैं। अगर तुमसे पूछ लेगा मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो शुष्क और अर्धशुष्क को अलग करती है। पूछ रहा राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों के अंदर बांटती है। 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? ताती ताती लू चला है। पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी हेमंत। मैं टेलीग्राम के ऊपर क्लास के बाद में पीडीएफ डाल दूंगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके, वहां छोटी मोटी जानकारी तुम्हें वहीं पर मिलती रहेगी। अशोक भाई, अभी आरएस का नया बैच केवल ऐप के ऊपर ही चल रहा है, अपनी पढ़ाई ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर नाम मात्र की प्राइस में तुम्हें ऐप मिल जाएगा। ओके, आरएस प्री का बैच लॉन्च कर रखा है। सेम ऐसा ही वाला ही, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। गर्मियों में जो गरम गरम हवा चलती है, शुष्क शुष्क हवा चलती है, सैवनी हवा चलती है, उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या करूं राइट आंसर? तुम क्या बता रहे हो सारे के सारे? 2 नंबर, धूल भरी और शुष्क हवाएं, जिन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। राजस्थान में लौटता मानसून, जिसे हम कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल, जो अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में आता है। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु प्रदेश और जिलों को आपस में क्या करना है? तुम्हें सम्मिलित करना है। सबसे पहले शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश का नाम आ जाए तो आपको जैसलमेर राइट आंसर करना है। शुष्क में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर आते हैं भाई, तो एक में 3 नंबर कर दे, तुम्हारा राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अर्धशुष्क का पूछ ले तो अर्धशुष्क में आपका आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। मतलब अर्धशुष्क में आ गया आपका चूरू। ओके सर। उपाद्र, उपाद्र प्रदेश है जिसमें अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, टोंक, पाली, ये सारे के सारे जिले आते हैं। तो क्या पूछेगा? अलवर कर दो। और आद्र, अति आद्र पूछ ले तो आप झालावाड़ कर दो भाई। ठीक है, अति आद्र में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिले आते हैं। ओके, चलो भाई। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु है वो पाई जाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार ही क्या था? वनस्पति था। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। कौन सा जलवायु प्रकार और जिला आपस में सम्मिलित नहीं है? बताओ फटाफट बताओ, और बात लागे रिंगा चीजा पर ध्यान कौन दे, पढ़ाई पर। चलो इसका आंसर दो फटाफट। कोपे ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, पता है तुम्हें? सबसे पहले BWHW, इसमें कौन से आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर आते हैं, मतलब 1 नंबर तो राइट है आपका। दूसरा कौन सा है? BSHW, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर वाला। क्या गलत है? 2 नंबर है। क्या क्या जिले आएंगे? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, ये गलत हो जाएगा, यही बस अपना राइट आंसर है। ठीक है। CWG, CWG में अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आते हैं। बसता आपका AW, AW में आपका ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा वाले जिले आते हैं। 2 नंबर इसमें गलत कथन हो जाएगा। हाँ, चलो भी आगे चलते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में किस प्रकार की जलवायु है वो मिलती है? चलो आपके हिसाब से क्वेश्चन सही होने चाहिए। अरे पहले मैंने वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, है ना?
बाड़मेर निर्णय बाकी है भाई अभी, ठीक है, समय लगेगा, 2-3 साल का और लगेगा, थोड़ा चिंता मत करो, होगा तो मैं बता दूंगा, तेरे को अपडेट दे दूंगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में किस प्रकार की जलवायु है वो मिलती है? ये तो कर ही दोगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में, यह भी तो हमने देखा है, BWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलो भाई, जैसलमेर में पालेवल ब्राह्मणों के द्वारा जो विकसित मौलिक परंपरा वर्षा जल सिंचन पद्धति का नाम क्या है? जैसलमेर में पालेवल ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्षा जल संग्रहण की पद्धति शुरू की गई थी उसका क्या नाम था? खड़ीन था, कई बार पूछा गया, रीट में भी सवाल आ चुका है। टांका और खड़ीन एक प्रकार क्या है? ये आपका अंतिम सवाल है। टांका, खड़ीन, जोहड़, टोबा, चौका प्रणाली सब यानी के जल संग्रहण की विधियां हैं। तो क्या करूं मैं? परंपरागत जल संरक्षण की रचनाएं हैं ये, ठीक है, ओके। और इसी के साथ में ये जो अपनी क्लास है आप सभी की होती है पूरी। इतनी क्लास में इतने सारा का सारा हाथ खड़ा कर दो, कई तो बाद में रिकॉर्डेड भी देखेंगे, बेचारा डबल स्पीड हूँ, हालांकि लाइव क्लास में थोड़ा परेशान भी जो सर, जल्दी कितना क्वेश्चन हो रहा है, कितना हो रहा है क्या, तो बढ़िया है। फिर भी अच्छी तैयारी करते रहो, भर्तियां आपके लिए खूब आ रही हैं। 4th ग्रेड का पेपर दो अभी, यानी का 54,000 तो ये चले जाएंगे, 10,000 राजस्थान पुलिस वाले चले जाएंगे, वीडियो वाले चले जाएंगे, पटवारी वाले चले जाएंगे, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड रीट वाले लगभग यानी का 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 सब चले जाएंगे। उसके बाद में फिर नई शुरुआत हो रही है, अगले साल फिर तुम्हारी CT है, उसके बाद में फिर भर्तियों का नया कैलेंडर आएगा। तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से और भी मोटिवेट करते रहो। तुम्हारा तो भाई एक ही मकसद है, सरकारी नौकरी लगना, बाकी तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। बाकी आपके सामने ब्रह्मास्त्र है ही, सारी किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, रिजल्ट अपन डालते रहते हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, पहली बार ये रंगीन फोटो आपकी किताबों में देखने को मिल जाएगी। आराम से पढ़ो, बढ़िया तरीके से किताबों को एंजॉय करो, कहीं पर भी आपको ये किताबें देखने को मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो अपनी पढ़ाई publication.com वेबसाइट के ऊपर जाना और घर बैठे यहाँ से आप किताब मंगा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो नाम मात्र की प्राइस में कोर्स मिल जाएगा, अपनी पढ़ाई ऐप को डाउनलोड करना, वहां से आपको कोर्स मिल जाएगा, ओके। और ये मैं पूरी की पूरी PDF और टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, आपको लिंक दिख ही रहा है, बाकी मैं कमेंट में भी पिन करवा दूंगा। तो मिलेंगे हम नई वीडियो में। कल आपकी कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र होने वाली है, जिसमें आपके फेवरेट कमलेश सर जो भन्ना बोर्ड वाले सर हैं वो यानी कि कल क्लास लेकर आएंगे, पूरा का पूरा राजस्थान पुलिस के लिए रिवीजन करवा देंगे। और 4th ग्रेड के लिए उन्होंने इस प्रकार से कंटेंट तैयार किया कि सारे क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे। तो राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल कर रखा है और 4th ग्रेड में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो बढ़िया तरीके से उनकी क्लास आप देख लेना, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन गलत हुए, बाकी कोशिश ये करो कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बाहर से लिया हो। तो क्वेश्चन कोशिश तो ये करो कि सारे ही तुम सही करो, क्या, ओके। तो मिलेंगे फिर हम नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।